मेरे पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वो था पागलों की तरह क्लास बंक करके वर्कआउट करना, यहाँ तक कि टीचर की फेल करने की धमकी और मेरी गर्लफ्रेंड लियो रुयांग के ब्रेकअप की बात पर भी मैं बिल्कुल शांत था, क्योंकि एक और जिंदगी मिलने के बाद मुझे पता था कि बस 1 महीने बाद पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के डेविल फ्रूट्स उगने वाले हैं। उस वक्त जिसे भी ये डेविल फ्रूट मिलेगा उसे बेमिसाल सुपर पावर्स मिल जाएंगी। पिछली जिंदगी में मुझे भी सुपर पावर्स मिली थी, लेकिन मेरे फ्रूट की ताकत बहुत कमजोर थी और मेरी फिटनेस भी बहुत खराब थी, जिसकी वजह से मैं ज़ॉम्बीज़ के हमले में बुरी तरह मारा गया था। अब जब मुझे दूसरा मौका मिला है तो जाहिर है मैं अपने इस ज्ञान का पूरा फायदा उठाऊंगा। हर उस चीज का इस्तेमाल करूंगा जो मेरे काम आ सके। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ आस पास ही एक डेविल फ्रूट मौजूद है, कॉलेज के बगल वाली उस फलों की दुकान में। दुकान का नाम भी बड़ा अजीब है, सिर्फ तुम ही हो सबसे हसीन। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो डेविल फ्रूट आखिर किस दिन सामने आएगा, इसलिए मैं रोज उस दुकान से कुछ फल खरीदने जाता था ताकि इसी बहाने चेक कर सकूं कि वो डेविल फ्रूट आया है या नहीं। और आज भी मैं हमेशा की तरह उस फलों की दुकान में टहल रहा था। तभी अनानास वाले सेक्शन के पास 2 छोटी हरी डंडियों ने अचानक मेरा ध्यान खींचा। मैंने उसके ऊपर रखे अनानास को तुरंत हटाया और उस हरी डंडी का पूरा हिस्सा मेरी आंखों के सामने आ गया। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे याद था। ये वही वन पीस की दुनिया का योको काइडो वाला डेविल फ्रूट था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने खुद को शांत किया और जल्दी से बिल चुकाया। शक से बचने के लिए मैंने कुछ और फल भी खरीद लिए। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, सामने से मेरी टक्कर एक हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी से हो गई। वो और कोई नहीं बल्कि मेरी पिछली जिंदगी में अजूर ड्रैगन फ्रूट हासिल करने वाला वही आदमी था। मैंने मन ही मन चैन की सांस ली। अगर मैं एक पल की भी देरी कर देता तो ये अजूर ड्रैगन फ्रूट पक्का उसका हो जाता। अपने हॉस्टल वापस लौटने के बाद मैंने बिना एक पल सोचे अजूर ड्रैगन फ्रूट उठाया और उसका एक बड़ा सा बाइट ले लिया। भाई साहब, उसका स्वाद ऐसा था जैसे गटर के पानी में मीठा शरबत मिला दिया हो और उसमें एक सड़ा हुआ गंदा कपड़ा निचोड़ दिया हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने वो कचरा सीधा मेरे मुंह में ठूंस दिया हो। मुझे इतनी तेज उल्टी आई कि बस पूछो मत, लेकिन मैंने किसी तरह उस घिनौने स्वाद को बर्दाश्त किया और उस फ्रूट को जबरदस्ती निगल लिया। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और बचे हुए छिलके, बीज और उस छोटी सी पर्पल डंडी को भी एक साथ चबाकर खा गया। काफी देर बाद मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। अब चमत्कार का बीज बोया जा चुका था। अब मुझे बस इंतजार करना था। फिर मैंने अपना फोन निकाला और शॉर्ट वीडियोस और फोरम स्क्रॉल करने लगा। सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स छान मारने के बाद मैंने सर्च बॉक्स में एक आईडी टाइप की और पहला वीडियो प्ले किया। भाइयों, क्या तुमने ये देखा? ये थंडर फ्रूट है। मैं कमेंट सेक्शन में इसकी नीलामी कर रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा ये उसका होगा। इसे देखकर मेरे दिल में लालच आ गया। हालांकि मैंने अजूर ड्रैगन फ्रूट खा लिया था और कोई भी इंसान दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सकता, लेकिन जब कयामत का दिन आएगा और सबको इसकी असली अहमियत पता चलेगी, तब करोड़ों रुपए देकर भी ये नहीं मिलेगा। ये लेन देन के लिए सबसे बेशकीमती चीज होगी और अगर मैं इसे किसी से नहीं बदलता हूँ तो भी मैं इसे अपने मम्मी पापा या अपनी छोटी बहन को तो खिला ही सकता हूँ। और वैसे भी दूसरा फ्रूट खाने का चांस एकदम खत्म नहीं हुआ है, बस उसके लिए बहुत तगड़ी ताकत और अच्छी किस्मत चाहिए। मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखा, बल्कि सीधा उस वांग तियानसी नाम के सुनहरे बालों वाले लड़के को डायरेक्ट मैसेज किया। भाई, तुमने ये नकली फल बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल असली लग रहा है। मुझे ये चाहिए और मुझे यकीन है तुम्हें भी पता होगा। कमेंट सेक्शन वाले तो बस मजे ले रहे हैं, तुम अपना असली दाम बताओ। तुम सीधा दाम बोलो, अगर सही लगा तो मैं अभी खरीद लूंगा। भाई, ये असली डेविल फ्रूट है। अगर मैं 10 लाख मांगू तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? असली है तो तूने खुद क्यों नहीं खा लिया? अगर सच में बेचने का इरादा है तो कोई ढंग का दाम बता, वरना मैं तुझे सीधा ब्लॉक मार दूंगा। अरे अच्छा ठीक है, तो फिर 1 लाख। मेरी आखिरी बोली है 1000। तेरे इस एक्शन फिगर की जो हालत है ना, इसके लिए ये दाम बहुत है। सोचा था थोड़ा और बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ लूंगा, लेकिन 1000 भी ठीक ही है। कुछ दिन तो ऐश से कटेंगे। ठीक है, तू पैसे भेज, मैं तुझे कुरियर कर दूंगा। तू कोई पक्का दुकानदार तो है नहीं? अगर मैंने पैसे दे दिए और तूने माल नहीं भेजा तो अपना पता दे, मैं खुद आकर तुझसे आमने सामने डील करूंगा। तू मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। ठीक है, तो आमने सामने ही सही। क्या वो मुझे लूट लेगा? मैं पूरी रफ्तार से निकल पड़ा और उस पीले बालों वाले के बताए शहर पहुंच गया। स्टेशन तक पहुंचने में बस 2.5 घंटे लगे। तू ही है ना वो डेविल फ्रूट बेचने वाला? अपना QR कोड दिखा। मैं बस एक बार फल को देखूंगा कि असली है या नहीं, फिर स्कैन करके पैसे दे दूंगा। पहले पैसे निकाल, फिर माल देख। क्या हुआ, डर लग रहा है कि मैं पैसे मार लूंगा? ये तो तेरा ही इलाका है ना? पीले बालों वाले ने सोचा, बात तो सही है,
इस इलाके में उसका भी थोड़ा बहुत भौकाल तो है ही। अगर इस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो वो बस एक फोन घुमाएगा और उसके लड़के मिनटों में आ जाएंगे। मैंने वो थैला अपने हाथ में लिया। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैंने अंदर से वो डेविल फ्रूट बाहर निकाला। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। कोई शक नहीं, ये बिल्कुल असली है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे 1000 रुपए स्कैन किए, फल को अपनी जेब में रखा और तुरंत वापस मुड़ गया। अगर इस सड़े हुए शहर में ट्रेन की सुविधा होती तो मैं उसी वक्त गाड़ी पकड़कर घर निकल जाता। वापस लौटते समय मैंने अपना फोन निकाला और शॉर्ट वीडियो देखने लगा। तभी एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। हाल ही में कई लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं और बहुत से लोगों के शरीर पर अजीब से धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक नए तरह का फ्लू हो सकता है, इसलिए सभी से मास्क पहनने की अपील की जा रही है और अपना बचाव करने को कहा गया है। ये खबर देखते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। बेहोशी और शरीर पर धब्बे, क्या ये मेरे पिछले जन्म में आई तबाही से पहले के लक्षण नहीं है? मैंने बिना एक पल गंवाए अपने हॉस्टल के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अपना पहले से पैक किया हुआ बैग उठाया और बाहर भागने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। बहुत से लोग अचानक जमीन पर गिरने लगे। उनके शरीर पर धब्बे उभरने लगे थे और उसके तुरंत बाद एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जिसके दबाव से कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। और वो लोग जो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे, उनमें अचानक भयानक बदलाव होने लगे। उनकी आंखें बाहर की तरफ निकल आईं, उनके नाखून तेजी से बढ़ने लगे और बेहद नुकीले और लंबे हो गए। वो पागलों की तरह हॉस्टल के कमरों से बाहर निकलने लगे। ये देखकर अनगिनत छात्र अपनी जान बचाने के लिए रोते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागे। लेकिन ठीक उसी पल मुझे अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो मेरी रगों में गहराई से जाग रही थी। मेरे शरीर में नीले ड्रैगन की ताकत उमड़ने लगी। मैंने आसमान की तरफ सिर उठाकर ड्रैगन की तरह एक जोरदार दहाड़ लगाई। मेरी त्वचा पर नीले रंग के ड्रैगन वाले स्केल्स उभरने लगे। मेरे सिर पर ड्रैगन के सींग निकल आए और मेरे दोनों हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए। मेरा पूरा शरीर एक ड्रैगन का रूप लेने लगा था और सीढ़ियों पर मौजूद मेरे सारे क्लासमेट्स सच में बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मैं भी जमीन पर गिरे उन लोगों की तरह कोई दानव बन गया हूँ। लेकिन इंसान और जानवर का ये मिला जुला रूप लेने के बाद मेरी ताकत बहुत बढ़ गई थी। मेरी ताकत, बचाव करने की क्षमता, रफ्तार और चोट ठीक होने की गति, सब कुछ कई गुना बढ़ गया था। तभी अचानक मेरे पीछे से 2 ज़ॉम्बीज़ दहाड़ते हुए मुझे काटने दौड़े। मैंने अपने ड्रैगन के पंजे घुमाए और पल भर में ही उन्हें हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। दूसरे कमरे से एक और ज़ॉम्बी बाहर निकला। मैंने सीधा अपना मुंह खोला और आग की एक जबरदस्त लपट उस पर छोड़ दी। उस तपती हुई आग ने पलक झपकते ही उसे राख में बदल दिया। लेकिन आग का ये एक गोला उगलने के बाद ही मुझे लगा जैसे मेरी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई है और इस डेविल फ्रूट की ताकत पूरी तरह से मेरे शरीर की ऊर्जा पर ही टिकी थी। भले ही बाद में मैं हाकी का इस्तेमाल सीख जाऊं, लेकिन आखिर में मेरी ऊर्जा तो खर्च होगी ही। पहले ईश्वरीय वरदान के समय शरीर को मजबूत करना सबसे जरूरी होता है। मैं कोई कैरो की तरह राक्षस प्रजाति का तो हूँ नहीं और ना ही मेरे पास उसके जैसी दानवी ताकत है। इसलिए ये नीले ड्रैगन वाला फ्रूट मिलने के बाद भी मैं इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाचार हूँ। मैंने अपने हाथ में पकड़े बेसबॉल बैट को जोर से घुमाया। ये बैट कोई आम बैट नहीं है, इसे मैंने खास तौर पर भारी और मोटा बनवाया था। ज़ॉम्बीज़ का सिर फोड़ने के लिए ये एकदम सही है। मैंने अपना बैट उठाया जिस पर बिजली की नीली चिंगारियां दौड़ रही थीं। ये नीले ड्रैगन का फ्रूट मुझे 3 प्राकृतिक शक्तियों, हवा, आग और बिजली पर काबू पाने की ताकत देता है। माना कि इसकी ताकत किसी प्राकृतिक फ्रूट जितनी नहीं है, लेकिन मेरे हमलों को दमदार बनाने के लिए ये काफी है। मैं हॉस्टल की सीढ़ियों पर दुश्मनों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जल्दी ही बाकी छात्रों का ध्यान भी मेरी तरफ खिंच गया। मेरे लगातार ज़ॉम्बीज़ को मारने की वजह से उन डरे हुए छात्रों को भी अपनी जान बचाने की थोड़ी मोहलत मिल गई। बिजली से चमकता हुआ मेरा ये बेसबॉल बैट बिल्कुल किसी थंडर बागुआ हमले की तरह कह ढा रहा था। मेरे सामने आने वाला हर ज़ॉम्बी एक ही वार में ढेर हो रहा था। लेकिन मैं इन सबको मारने के नशे में नहीं डूबा था, बल्कि लड़ते हुए तेजी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रहा था। मेरे दिमाग में बस 2 ही बातें थीं। पहला, किसी भी तरह अपने घर पहुंचना। इस नई जिंदगी में मैं अपने माता पिता और छोटी बहन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। और दूसरा काम, जितनी जल्दी हो सके 100 ज़ॉम्बीज़ को मारना, क्योंकि अगर कोई अकेले 100 ज़ॉम्बीज़ को मार दे तो ईश्वरीय वरदान की जगह खुल जाएगी और तब मैं वहां से 3 तरह की हाकी सीखने का तरीका हासिल कर लूंगा, जिससे मेरी ताकत कई गुना तेजी से बढ़ेगी। माना कि नीला ड्रैगन हवा में उड़ सकता है, लेकिन मेरे शरीर में अभी जितनी ऊर्जा है उससे मैं उड़कर घर तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। रास्ते भर में अपना लोहे का बैट घुमाता रहा, बिल्कुल नीले ड्रैगन वाले किसी युद्ध के देवता की तरह, जिसे कोई नहीं रोक सकता।
मेरे पीछे छात्रों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जो मेरे पीछे पीछे इस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानते थे कि इस तबाही में अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अगर वो अपने कमरों में दरवाजा बंद करके छिपे रहते तो शायद कुछ और दिन जिंदा रह जाते। सीढ़ियों से बाहर निकलते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। नीचे का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये स्कूल कभी एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। स्कूल में हमेशा से अफवाहें थीं कि यहाँ बहुत ही बुरी और काली शक्तियाँ हैं। यहाँ बने रिहायशी इलाकों की वजह से कई लोग बीमार पड़ने लगे थे। तब एक वास्तु शास्त्र के माहिर ने यहाँ स्कूल बनाने की सलाह दी थी, ताकि नौजवानों की गर्म और पवित्र ऊर्जा से इस जगह की काली शक्तियों को खत्म किया जा सके। लेकिन अब ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की वजह से वो सूखी हड्डियों वाले पुराने मुर्दे भी जमीन फाड़कर बाहर निकल आए हैं, और जो भी जिंदा इंसान उन्हें दिख रहा है वो उस पर हमला कर रहे हैं। कोई मुझे बचाओ। पूरे स्कूल में कोहराम मचा हुआ था। हर कोई पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। डर के मारे उन्हें जो रास्ता मिल रहा था वो उसी तरफ भाग रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। मेरी नजरें सिर्फ स्कूल के मेन गेट पर टिकी थीं, और मैं लंबे दग भरता हुआ उसी तरफ दौड़ पड़ा। अब रास्ते में चाहे ज़ॉम्बीज़ आए या कंकाल, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने उन सबको एक ही बार में कुचल डाला, और आखिरकार जब मैं लड़ते हुए स्कूल के गेट तक पहुंचा तो मेरा शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। सिर्फ मैं ही नहीं, ज़ॉम्बीज़ समेत वहाँ मौजूद हर कोई अपनी जगह पर जम गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का समय ही रुक गया हो। उसके बाद मेरी आंखों के सामने बस अंधेरा छा गया। पहला ईश्वरीय वरदान डेविल फ्रूट प्रकट हो रहा है। गॉड स्पेस खुल रहा है। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अजीब सी जगह पर था। यहाँ कोई दिशा नहीं थी, कोई समय नहीं था, बस दो चमकती हुई स्क्रीन थीं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी स्क्रीन पर लिखा था गॉड शॉप, और छोटी स्क्रीन पर पर्सनल पैनल चमक रहा था। मैं अपने पिछले जन्म से ही इन चीजों के बारे में अच्छे से जानता था। ये किसी अनजान शक्ति द्वारा दिए गए मौके थे। आप अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ से चीजें खरीद सकते थे, जैसे कि तकनीकें, हथियार और दवाइयाँ। चूँकि तुम पहले इंसान हो जिसने ज़ॉम्बीज़ को मारकर 100 पॉइंट्स हासिल किए हैं, तुम्हें एक ईश्वरीय इनाम दिया जाएगा। और चूँकि तुमने दुनिया खत्म होने के महज 10 मिनट के अंदर 100 पॉइंट्स का आंकड़ा पार कर लिया है, तो तुम्हारे इनाम का स्तर और बढ़ा दिया गया है। तुम नीचे दिए गए 3 इनामों में से कोई एक चुन सकते हो। मैं एकदम सन्न रह गया। मेरे पिछले जन्म में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनाम नंबर 1, परफेक्ट फ्रूट। ये तुम्हारे ब्लू ड्रैगन फ्रूट को परफेक्ट बना देगा, जिससे इसके सारे बुरे प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। बुरे प्रभाव खत्म होने के बाद तुम पर सी, स्टोन या समुद्र के पानी का कोई असर नहीं होगा। और तो और तुम एक और डेविल फ्रूट खा सकोगे, और तुम्हारा शरीर फटेगा भी नहीं। इनाम नंबर 2, हाकी जीनियस। इसके लिए कोई पॉइंट्स या कड़ी मेहनत नहीं चाहिए। तुम सीधे तीनों तरह की हाकी पालोगे, और अगर तुम खुद से अभ्यास नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारी हाकी धीरे धीरे खुद ही मजबूत होती जाएगी। और अगर तुमने मेहनत की तो तुम्हारी हाकी दोगुनी तेजी से बढ़ेगी। इनाम नंबर 3, ज़ॉम्बी स्लेयर वेपन। तुम अपनी पसंद का कोई भी हथियार ले सकते हो। ये हथियार सुप्रीम ग्रेड की तलवारों जितना ताकतवर होगा, और ये हथियार ज़ॉम्बीज़ को दोगुना नुकसान पहुंचाएगा। मुझे हाकी, हथियार या फ्रूट में से एक चुनना था। पहला और तीसरा इनाम मेरी ताकत को तुरंत बढ़ा सकते थे, जबकि दूसरा इनाम मुझे धीरे धीरे मजबूत बनाता। लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं थी। पिछले जन्म में मुझे जो दूसरा ईश्वरीय वरदान मिला था, उसके तजुर्बे से बताऊं तो कम से कम तब तक हाकी का कोई मुकाबला नहीं था। मैं सोच में पड़ा ही था कि अचानक मुझे टीचर काइडो की वो सुनहरी बात याद आ गई। हाकी ही सब कुछ है। गोल्ड डी रोजर, शैंक्स और गार्प, किसी के पास कोई फ्रूट की ताकत नहीं थी, फिर भी वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बने। यहाँ तक कि टीचर काइडो ने भी अपनी हाकी बढ़ाने के चक्कर में कभी अपने फ्रूट की ताकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लूफी से लड़ते वक्त तक उन्होंने अपनी ताकत को पूरी तरह नहीं जगाया था। अब मेरे मन में कोई शक नहीं था। ताकत कितनी ज्यादा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो कितनी दमदार है। मेरा ब्लू ड्रैगन फ्रूट कितना ताकतवर होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा अपना शरीर कितना मजबूत है। एक ही फ्रूट की ताकत को उसकी आखिरी हद तक ले जाना कोई आसान काम नहीं है। और अगले ही पल मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया। मैंने सीधे तीनों तरह की हाकी को चुन लिया। अचानक एक पतली सी काली परत मेरे मुक्कों पर छा गई। ये आर्मामेंट हाकी थी। इसके बाद मैंने अपने 10 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके 5 वाटर मीट खरीदे। ये एक ऐसा खाना था जो पल भर में मेरी सारी थकान मिटा सकता था, ताकि मैं और भी देर तक लड़ सकूं। और हाँ, पर्सनल पैनल सिर्फ मेरी ताकत ही नहीं दिखाता था, बल्कि वो एक फोन की तरह भी काम करता था। जब दुनिया तबाह हो गई और इंसानों का बनाया सब कुछ बर्बाद हो गया, तब हर कोई एक दूसरे से बात करने के लिए इसी पैनल का इस्तेमाल करता था। इसमें लोगों की सहूलियत के लिए अलग अलग चैनल्स भी थे, और अभी से ही कई लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया था। समय का रुकना अब खत्म होने वाला है।
इसके बाद तुम जब चाहो बस सोचकर ही गॉड स्पेस में आ सकते हो। मेरी आंखों के सामने एक बार फिर अंधेरा छा गया और जब मेरी आंखें खुलीं तो मेरा दिमाग वापस मेरे शरीर में लौट आया था। मेरे चारों तरफ अनगिनत ज़ॉम्बीज़ की भीड़ थी और मेरे टीचर और दोस्त बुरी तरह डरे हुए थे। मैंने बिना कुछ सोचे वाटर मीट का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। मैं जल्दी जल्दी खाना निगलते हुए स्कूल के गेट की तरफ भागता रहा। अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैंने तुरंत अपनी जगह से छलांग लगा दी। जहाँ मैं अभी खड़ा था ठीक उसी जगह से एक कंकाल का हाथ बाहर निकला। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का इस्तेमाल किया और बिजली से घिरे अपने बेसबॉल बैट को घुमाया। पलक झपकते ही मैंने मेरी तरफ आ रहे उन ज़ॉम्बी को मार गिराया और फिर से अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। मैं सीधा अपनी गाय में कूदा और पूरी स्पीड में शहर के बाहर की तरफ निकल पा। रास्ते में जान बचाकर भागने वाली गायों की लंबी लाइन लगी थी। उन्हें लग रहा था कि ज़ॉम्बी सिर्फ शहर में ही फैले हैं। वो किसी सुनसान जगह पर जाकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन अब इस दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची थी। गाय में अभी भी रेडियो बज रहा था जिसमें सरकार की तरफ से इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो रही थी कि कोई भी घबराए नहीं, अपने घरों में रहें, खिड़की दरवाजे बंद रखें, हमारी सेना निकल चुकी है, हमारी बायो लैब्स भी इसका एंटीडोट बनाने में लगी हुई हैं, कृपया शांति बनाए रखें और अफरा तफरी न मचाएं। ज़ॉम्बी वायरस की पहली लहर हवा के जरिए फैली है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो इसके शिकार हो जाएंगे। इसीलिए अस्पताल और ओल्ड एज होम्स में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैला है। जब कयामत का दिन आएगा तब ज़ॉम्बी वायरस के फैलने का सबसे बड़ा कारण एक दूसरे को काटना और खून से होने वाला इन्फेक्शन होगा। ऐसे हालात में हमारी सेना के जवान जो शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं उनके इन्फेक्ट होने के चांस बहुत कम हैं। इसीलिए इस तबाही के वक्त में सेना अभी भी कुछ हद तक हालात को संभाल सकती है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अगर सेना को ज़ॉम्बी का जल्दी सफाया करना है तो उन्हें बंदूकों और भारी हथियारों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और बिना पॉइंट्स के कोई भी ताकतवर नहीं बन सकता। जब ये ज़ॉम्बी लगातार ताकतवर होते जाएंगे और इन पर आम हथियारों का भी कोई असर नहीं होगा, तब सेना पूरी तरह से बेबस हो जाएगी और समाज का ये पूरा सिस्टम बहुत जल्दी बिखर जाएगा। इसलिए अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हर कोई हथियार उठा ले और इन ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर दे। ये जिंदा रहने की एक ऐसी रेस है जहाँ सिर्फ ताकतवर ही बचेगा। मेरी गाय बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। भले ही सामने से ज़ॉम्बी का झुंड आ जाए, मैंने बिना रुके सीधा उनके ऊपर से गागी निकालने का फैसला कर लिया था। अचानक मेरे गोंद की घंटी बजी। जैसे ही मैंने गोंद उठाया मुझे अपनी बहन की बहुत डरी और घबराई हुई आवाज सुनाई दी। भैया आप कहाँ हो? बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी ने आपकी बात मान ली थी, उन्होंने पहले ही छुट्टी ले ली थी और मुझे स्कूल से घर ले आईं। पापा अभी भी अस्पताल में हैं। वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने ऑफिस को अंदर से लॉक कर लिया है, वो अभी सेफ हैं। भैया आप तो सच में कोई जादूगर हो। अगर आपने मम्मी को जबरदस्ती छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा होता तो शायद अब तक हम भी बाहर मारे गए होते। आओ चिंग पिछले 1 महीने से बहुत हैरान थी कि उसका भाई हर दिन इतना सारा खाने पीने का सामान घर क्यों भिजवा रहा है। जब भी कोई पूछता तो वो कुछ नहीं बताता। किसी को ये भी नहीं पता था कि उसके पास इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है। मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं था और 1 महीने का समय पैसे कमाने के लिए काफी नहीं होता। लेकिन जब मुझे पता था कि दुनिया कम होने वाली है तो फिर मुझे किस बात का डर होता। मैंने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन ले लिया था। अगर मुझे अपने मम्मी पापा को जवाब न देना पता ना तो शायद मैं अपना घर तक गिरवी रख देता, लेकिन मेरे पास इस गॉड गिवन स्पेस की ताकत है। सच कहूँ तो मुझे इतना सारा सामान इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं थी। ये सब तो मैंने सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा है। हम बात कर ही रहे थे कि तभी मेरे सामने वाली एक लगरी गाय अचानक सामने आए एक ज़ॉम्बी से बचने के चक्कर में पलट गई, जिसकी वजह से वहाँ एक के बाद एक कई गायें आपस में भी गईं। बहुत सारी गायें बुरी तरह टकराकर चकनाचूर हो गईं और लोग मारे गए। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब गाय रोकने का समय नहीं बचा था। मैंने अपना हाथ बगाया और अपना बैकपैक और बेसबॉल बैट कसकर पक लिया और सीधा एक विशाल नीले ड्रैगन में बदलकर अपनी गाय की छत को फाता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया। धुएं और बादलों के बीच से होते हुए मैं एक नीले ड्रैगन का रूप लेकर सीधे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। इस जादुई नजारे को देखकर सड़क पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इसकी वजह से वहाँ पहले से ही हुआ भयंकर कार एक्सीडेंट और भी ज्यादा बड़ा हो गया। मेरे पास नीचे हो रहे उस शोर शराबे और एक्सीडेंट पर ध्यान देने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं सीधे बादलों के बीच घुस गया। मैं सीधे अपने घर की तरफ उड़ने लगा और बीच बीच में अपने बैकपैक से वाटर मीट का एक टुकड़ा निकाल कर खा रहा था ताकि मेरी ताकत बनी रहे। अभी मैं बहुत ज्यादा देर तक हवा में नहीं उड़ सकता था। आखिरकार
जब मेरा सारा वाटर मीट खत्म हो गया तो मैं आसमान से नीचे उतर आया और वापस इंसान के रूप में बदल गया। मैंने जल्दी से अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। शुक्र है मुझे वहाँ कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दिया। मैंने तुरंत अपने गॉड स्पेस में एंट्री की और वहाँ से 5 वाटर मीट के टुकड़े और रिडीम कर लिए और उन सबको अपने बैकपैक में ठूंस लिया। अब मेरे बैकपैक में सिर्फ यही 5 वाटर मीट के टुकड़े बचे थे और साथ में एक थंडर फ्रूट रखा था। मैंने एक वाटर मीट का टुकड़ा खाया, लेकिन मैं दोबारा हवा में नहीं उड़ा। वाटर मीट से भले ही शरीर की ताकत वापस आ जाती है, लेकिन अगर मैं लगातार इसी के भरोसे रिकवर होता रहा तो मेरी ताकत और भी तेजी से खत्म होने लगेगी और इससे दिमागी थकान बिल्कुल भी दूर नहीं होती। मैंने अपना नक्शा खोलकर चेक किया। मुझे अब एक सड़क ढूंढनी थी और वहाँ से कोई गाड़ी पकड़नी थी। सही रास्ता तय करने के बाद मैं एक बार फिर से नीले ड्रैगन में बदल गया। इस बार मैं सिर्फ 10 मिनट ही उड़ा था कि तभी मुझे नीचे एक हाईवे दिखाई दिया जिस पर बहुत सारी गाड़ियाँ तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं और मुझे अपने लिए एक मजबूत सी ऑफ रोड गाड़ी ढूंढनी थी। नीचे गाड़ियों की उस भीड़ में बहुत से लोगों ने आसमान में उड़ते हुए इस नीले ड्रैगन को देख लिया था। तुरंत ही कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो भी बना लिया और उसे गॉड स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया। भाइयों, मैंने अभी एक ड्रैगन देखा है। इतना विशाल नीला ड्रैगन, यह कम से कम 10 मीटर लंबा तो होगा ही। यह ड्रैगन पक्का काइडो वाले ड्रैगन फ्रूट की वजह से होगा। पता नहीं किस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी है जिसे इतना ताकतवर मिथिकल जोआन फ्रूट मिल गया। अरे यार, एक बार मुझे भी एक थंडर फ्रूट मिला था, लेकिन मुझे लगा वो नकली है, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। एक असली डेविल फ्रूट, वो भी लॉगिया टाइप का इतना रेयर थंडर फ्रूट, और उसने उसे सिर्फ 1000 पॉइंट्स में बेच दिया। यह सोचकर उस पीले बालों वाले लड़के का मन कर रहा था कि वो खुद को थप्पड़ मार डाले। जिशो से लेकर युशो तक जाने वाले उस हाईवे के ठीक ऊपर नीले ड्रैगन के रूप में उड़ते हुए आखिरकार मेरी नजर एक बेहद मजबूत दिखने वाली ऑफ रोड गाड़ी पर पड़ ही गई। मैं बस नीचे उतरकर उसमें लिफ्ट मांगने ही वाला था कि तभी मेरी नजर हाईवे के किनारे खड़े एक बड़े से पेड़ पर गई। वहाँ एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैं उड़कर उस बड़े से पेड़ की तरफ नीचे जाने लगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरी ड्रैगन वाली आंखें फटी की फटी रह गईं। भगवान सच में मेरे साथ था। मैंने देखा कि उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, जहाँ कभी कोई फल नहीं उगता था, उन घनी पत्तियों के बीच एक फल लटक रहा था। यह फल दिखने में बिल्कुल किसी मकई जैसा लग रहा था। इसका रंग पूरा सुनहरा था और उस पर सफेद रंग की घुमावदार धारियां बनी हुई थीं। यह एक ऐसा फल था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, यह कोई हैरानी की बात भी नहीं थी, क्योंकि इस विनाशकारी दुनिया में डेविल फ्रूट्स मंगा कॉमिक्स से कहीं ज्यादा थे। कॉमिक्स में तो बस कुछ दर्जन ही थे, लेकिन मेरे दिमाग में जो डेटा मौजूद था उसके हिसाब से ऐसे फलों की संख्या हजारों में थी। बेशक उनमें से ज्यादातर जोआन मिथिकल टाइप के ही थे, और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि पूरी दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में हजारों पौराणिक कथाएं और मिथक मौजूद हैं। उन कथाओं में मौजूद हर एक जादुई जानवर या दानव के नाम पर एक नया मिथिकल जोआन फ्रूट बन सकता है। भले ही मिथिकल जोआन फ्रूट सब हर जगह मिलने लगे हो, लेकिन फिर भी वो सबसे ताकतवर होने का रुतबा रखते हैं। मैंने अपने ड्रैगन के पंजे आगे बढ़ाए और उस फल को तोड़ लिया और उसे अपने पीछे टंगे बड़े से बैकपैक में रख लिया। जब मेरे पास 1000 पॉइंट्स जमा हो जाएंगे, तब मैं गॉड स्पेस में एक नया फीचर अनलॉक कर पाऊंगा, डेविल फ्रूट आइडेंटिफिकेशन। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा फल खाना सही है और मैं कोई भी फालतू या बेकार फल खाने से बच जाऊंगा। बिल्कुल, जांच की फीस बहुत महंगी है। हर एक जांच में पूरे 1000 पॉइंट्स खर्च होते हैं। जैसे ही मैं उस एसयूवी के पीछे फिर से जाने वाला था, तभी सामने एक बड़ा ट्रक अचानक पलट गया। ट्रक से 3 ज़ॉम्बी बाहर निकले और आसपास की गाड़ियों का रास्ता रोककर उन पर हमला करने लगे। लेकिन इस वक्त कौन सी गाड़ी रुकने की हिम्मत करती। सबने जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया और उन ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए आगे निकल गए और गाड़ियों को दाएं बाएं घुमाने लगे ताकि ज़ॉम्बीज़ गाड़ी से नीचे गिर जाएं। इस अफरा तफरी की वजह से सीधा कई गाड़ियों की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई। मैंने उस तरफ एक नजर देखी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं उस पलटे हुए बड़े ट्रक के पास उतरा, अपने आधे जानवर वाले रूप में बदला और ट्रक के पलटे हुए हिस्से को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे सीधा कर दिया। अजूर ड्रैगन फ्रूट की ताकत सच में बहुत खौफनाक है। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा आगे की तरफ निकल पड़ा। जब मैं उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा, तो मैंने खुद को फिर से एक विशाल ड्रैगन में बदल लिया और अपने रास्ते में पड़े उन सभी टूटी गाड़ियों के मलबे को हटा दिया। मेरे पीछे आ रही गाड़ियां मेरे बनाए हुए उस साफ रास्ते से निकलने लगी और बिना सोचे समझे चुपचाप मेरे पीछे चलने लगी। मैंने रियर व्यू शीशे में यह सब देखा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को आना है तो आने दो, बस मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रखे थे। मैं भी बीच में गाड़ी से उतरकर उन ज़ॉम्बीज़ को मारता और रास्ता साफ करता रहा।
अगर तुम मेरी जान बचा लो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे। एक मोटे और अजीब से अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे मक्खन लगाते हुए कहा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मार दूंगा। वह आदमी इतना डर गया कि उसके घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए, जैसे उसके सामने खड़ा यह ड्रैगन वाला लड़का इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हो। मेरे अंदर से निकलने वाली उस खौफनाक ताकत ने उन सभी लोगों को जो मुझसे बात करने आ रहे थे वहीं का वहीं सुन्न कर दिया। लेकिन जान जाने के इस खौफ में भी कोई था जो अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी दांव खेलना चाहता था। एक बेहद खूबसूरत और हॉट सी लड़की हिम्मत करके मेरे पास आई। दुनिया खत्म होने की इस कगार पर भी वह पूरी तरह से सज धज कर आई थी। हेलो हैंडसम, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, दफा हो जाओ यहाँ से। जैसे ही मैंने अपनी ताकत हटाई और गाड़ी में बैठने वाला था, पीछे से एक तगड़ा आदमी मेरे पास आया। जब उसने देखा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ तो उसने झट से अपने बारे में बताना शुरू किया। सर, मैंने भी बहुत सी दुनिया खत्म होने वाली कहानियाँ पढ़ी हैं। आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन क्या आपको एक बेस बनाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझ में यानी लिन कुई में भले ही कोई और हुनर ना हो, पर मुझ में ताकत बहुत है। मैं एक फाइटिंग कोच हूँ, मैं पक्का आपके बहुत काम आऊंगा। यह सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैंने पलटकर उसे देखा, अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और थोड़ी देर तक कुछ सोचा। यह आदमी बात तो सही कह रहा है, दुनिया का पूरा सिस्टम अब खत्म होने वाला है। इस तबाही में जिंदा रहने के लिए मुझे अपना खुद का एक सेफ बेस बनाना ही होगा, ताकि मैं इन ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सकूं। ये ज़ॉम्बीज़ बहुत तेजी से और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। सिर्फ अपने दम पर हमेशा अपने परिवार की हिफाजत करना बहुत मुश्किल होगा। मेरी हाँ सुनते ही लिन कुई खुशी से पागल हो गया। उसने अपने सारे बैग और सामान, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी भी वहीं छोड़ दी। उसे डर था कि अगर जरा सी भी देर हुई तो मैं उसे वहीं छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी हिम्मत मेरे साथ आगे वाली सीट पर बैठने की भी नहीं हुई, बल्कि अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वह गाड़ी के पीछे वाले हिस्से पर चढ़ गया। लिन कुई को मेरी गाड़ी में जाते देख बाकी लोगों में भी उम्मीद जग गई। अरे, यह बॉस तो उतना भी पत्थर दिल नहीं है। उस मोटे आदमी ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की, पर मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। भले ही मुझे लोगों की जरूरत हो, पर मैं यहाँ से एक साथ बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता। शुरुआत के लिए एक लिन कुई काफी है, और वैसे भी अभी इस आदमी की वफादारी पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी आपको मेरा इम्तिहान लेना होगा, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मेरी काबिलियत और मेरी जान दोनों आपके मकसद को पूरा करने के काम आएंगी। ये औरत देखने में काफी सख्त लग रही है, शायद आगे चलकर ये कुछ बड़ा कर दिखाए। मैंने उस औरत की तरफ गहराई से देखा और वो खुशी से झूम उठी। मेरी इजाजत के बिना उसकी आगे वाली सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि वो अपनी परवाह किए बिना किसी तरह पीछे वाले डिब्बे पर चढ़ने लगी। मैं ये सब देख रहा था और मैंने मन ही मन सिर हिलाया। ये औरत सिर्फ एक खूबसूरत गुड़िया नहीं है। पीछे खड़े बाकी लोग भी इन दोनों की तरह आना चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी बादशाही हकी का एक और झटका दिया। सबके सब डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान, बॉस ने तो बादशाही हकी को जगा लिया है। वन पीस के एक पुराने फैन ने इस राजाओं वाली ताकत को तुरंत पहचान लिया था। गाड़ी में वापस आकर मैंने इंजन स्टार्ट किया और हम आगे बढ़ चले। पूरे 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक सर्विस एरिया दिखा। बस दिक्कत ये थी कि इस जगह पर ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर लिया था। वहाँ से गुजरने वाले लोग यहाँ आकर पेट्रोल और खाना लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ ज़ॉम्बीज़ की इतनी बड़ी भीड़ देखकर उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही मेरी बड़ी गाड़ी वहाँ रुकी, ज़ॉम्बीज़ की एक झुंड ने हमें घेर लिया। वो लोग आगे के केबिन में तो नहीं घुस सकते थे, इसलिए उन्होंने पीछे चढ़कर मेंकुई और उस खूबसूरत औरत पर हमला करने की कोशिश की। वो दोनों डर के मारे पीछे दुबके हुए थे और सिर तक नहीं निकाल रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और सीधे अपने इंसान जानवर वाले रूप में बदल गया। अपने हाथ में पकड़े बेसबॉल बैट से मैंने गाड़ी पर चढ़ने वाले कुछ ज़ॉम्बीज़ का सिर पल भर में कुचल दिया और हमारे पीछे जो गाड़ियों का काफिला आ रहा था वो भी इस सर्विस एरिया में पहुंच गया। वो लोग सोच रहे थे कि मेरे ज़ॉम्बीज़ को साफ करने के बाद वो भी कुछ सामान इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उनके वहाँ आते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उनकी तरफ चला गया और वो उन पर झपट पड़े। मजबूरी में उस काफिले को वहाँ से भागना ही पड़ा। इधर मैंने एक वार से सारे ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया। बस एक ज़ॉम्बी को मेंकुई की प्रैक्टिस के लिए जिंदा छोड़ दिया। मानना पड़ेगा, मेंकुई वाकई एक फाइटिंग कोच है। उसकी ताकत, रफ्तार और लड़ने की फुर्ती बहुत ही बढ़िया थी। जब तक मैंने गाड़ी में तेल भरा तब तक उसने भी उस ज़ॉम्बी को कामयाबी के साथ मार दिया था। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद मैंने उस चीपाउ ड्रेस वाली खूबसूरत औरत का नाम पूछा। हालांकि ये औरत देखने में दुबली पतली है और लग रहा था कि किसी काम की नहीं होगी, लेकिन मेरी गाड़ी में चढ़ने के बाद से इसका बर्ताव काफी अच्छा रहा है। जब ज़ॉम्बीज़ गाड़ी पर चढ़ रहे थे तब भी वो पागलों की तरह चीखी, चिल्लाई नहीं। इस बात ने मेरी नजरों में उसकी इज्जत थोड़ी और बढ़ा दी।
जब उस औरत ने देखा कि मैंने आखिरकार उसका नाम पूछ ही लिया है तो उसने जल्दी से जवाब दिया, मेरा नाम लियू मेंगशियान है। मैंने कहा, आगे वाली सीट पर बैठ जाओ, अब तुम्हें पीछे डिब्बे में चढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मुझे पुकारने के तरीके ने मुझे फिर से चौंका दिया। उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा बल्कि पूरे सम्मान के साथ मुझे मालिक कहकर बुलाया। जो इंसान अपना घमंड और रुतबा पीछे छोड़ सके वही इस तबाह हुई दुनिया में जिंदा रहने के काबिल है। जल्द ही हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में मुझे फिर से मेरी छोटी बहन आवो छिंग का फोन आया। भैया आप कहाँ हो? पापा अस्पताल के ऑफिस में फंस गए हैं। मैंने सुना है कि अस्पताल में ही सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं और पापा के पास न तो खाना है और न ही पानी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। आवो छिंग की आवाज में रोना बसा हुआ था। फोन के पीछे से माँ की भी बेचैन आवाज आ रही थी। हाओ तुम्हारे स्कूल का क्या हाल है? बेटा अपना अच्छे से ख्याल रखना, पापा और मैं तुम्हें बचाने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैंने कहा, माँ आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे मास्टर काइडो का जो ड्रैगन फ्रूट मिल गया है। डेविल फ्रूट का नाम सुनते ही आवो छिंग का डर तुरंत गायब हो गया। हम दोनों भाई बहन ने फोन पर पूरे 1 घंटे तक बातें की। फोन काटने के बाद मैंने पापा को फिर से फोन किया और बताया कि अब मेरे पास सुपर पावर्स हैं। मैं जल्द ही उन्हें बचाने आ रहा हूँ, बस वो अच्छे से छिप कर रहे, बाहर भागने का कोई भी जोखिम न उठाएं। इस बीच ऑफिस में बैठे घबराए और लाचार पापा को मेरी बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। मुझे अपना ख्याल रखने को कहकर वो चुपचाप मेरे आने का इंतजार करने लगे। जब मैं अपना बड़ा ट्रक लेकर उस ज़ॉम्बी से भरे शहर में पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। उस वक्त सड़कें बिना किसी मंजिल के भटकते ज़ॉम्बी से भरी पड़ी थीं। रात के उस सन्नाटे में ट्रक की गड़गड़ाहट बहुत ही चुभने वाली लग रही थी। जो लोग डर के मारे सो नहीं पा रहे थे उन्होंने अपनी खिड़कियां खोल लीं और बाहर का नजारा देखने लगे। मैं सीधा घर नहीं गया बल्कि सीधा शहर के बीच उस अस्पताल की तरफ गया जहां सैकड़ों ज़ॉम्बीज का झुंड था। ट्रक से उतरते ही मैंने अपना आधा इंसान और आधा जानवर वाला रूप लिया और अपने बेसबॉल बैट में बिजली दौड़ा दी। मैं उन ज़ॉम्बीज को बेरहमी से चीरता फाड़ता हुआ अस्पताल के अंदर घुस गया। अंदर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। तुम दोनों यही मेरा इंतजार करो, मैं अपने पापा को लेकर आता हूँ, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। मेरे वहाँ से जाते ही लिन कुई और उसका साथी तुरंत बगल के एक कमरे में छिप गए और उन्होंने दरवाजे के आगे बहुत सारी मेज और कुर्सियाँ लगाकर उसे जाम कर दिया और मेरी वापसी का इंतजार करने लगे। मैं एक तरफ ज़ॉम्बीज का सिर फोड़ रहा था और दूसरी तरफ मैंने पापा को फोन मिलाया। पापा मैं आपके अस्पताल पहुँच गया हूँ, आप कौन से ऑफिस में हैं? दूसरी तरफ आओ हाई भूख और प्यास से तड़प रहे थे और बाहर दरवाजा पीटते ज़ॉम्बीज ने उनकी जान सुखा रखी थी। आधी रात का वक्त था और वो थकान के मारे नींद और बेहोशी के बीच जूझ रहे थे। तभी अचानक फोन की घंटी से वो चौंके। देखा तो बेटे का फोन था। उनके अंदर जैसे एक नई जान आ गई। मैंने तुरंत उन्हें एक वीडियो कॉल किया। मुझे ड्रैगन वाले रूप में ज़ॉम्बीज की धज्जियां उड़ाते देख पापा की जान में जान आई। उन्होंने मुझे रास्ता बताया और मैं जल्द ही कोने वाले एक ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां 12 ज़ॉम्बीज की भीड़ जमा थी जो पागलों की तरह दरवाजे को टक्कर मार रहे थे। दरवाजे में भी कई छेद हो चुके थे। अगर पापा ने मेज और कुर्सियों से दरवाजे को जाम न किया होता तो वो ज़ॉम्बीज कब के अंदर घुसकर उन्हें चीर फाड़ चुके होते। मैंने अपना लोहे का बैट घुमाया और उन सभी ज़ॉम्बीज के सिर चकनाचूर कर दिए। फिर एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर पापा की हालत थोड़ी खराब जरूर थी लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत थे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात थी। पापा मेरे दिए हुए खाने को बड़े बड़े निवाले लेकर खा रहे थे। तो क्या यही वो डेविल फ्रूट की ताकत है जिसके बारे में तुम और शियाओ छिंग बात कर रहे थे? ऑफिस में फंसे रहने के दौरान पापा ने उस जादुई स्पेस वाले कम्युनिकेशन चैनल पर बहुत सारे वीडियो और लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए थे जिससे उन्हें समुद्री डाकुओं और उन ताकतों के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया था। मैं बस मुस्कुरा दिया और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे एक और ज़ॉम्बी का सिर बैट से फोड़ते हुए बोला, क्यों पापा आपका बेटा जबरदस्त लग रहा है ना? अरे बदमाश, तू तो एकदम हीरो लग रहा है। पापा ने जान बचाकर भागने के उस छोटे से वक्त में अनगिनत लोगों को ज़ॉम्बीज के हाथों बेरहमी से मरते हुए देखा था। आज उनका अपना परिवार सुरक्षित था। इस तबाही भरी दुनिया में इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती थी। पापा को अस्पताल से बाहर ले जाते वक्त मैंने देखा कि कुछ कमरों के टूटे हुए दरवाजों से लोग छिप छिप कर बाहर झांक रहे थे। जब उन्होंने देखा कि आओ हाई एक ड्रैगन जैसे दिखने वाले इंसान के साथ जा रहे हैं और वो ड्रैगन कितना खतरनाक है, तो उनमें से एक ने तुरंत आवाज लगाई, आओ हाई मुझे भी बचा लो। अपने सहकर्मी को मदद के लिए गिड़गिड़ाते देख पापा का दिल पसीज गया। शियाओ हाओ बेटा इन्हें भी बचा लो ना, ये सब मेरे साथ ही काम करते हैं, बहुत तरस आ रहा है इन पर। मैंने रूखेपन से जवाब दिया, इन्हें बचा भी लिया तो क्या अब मैं इन सबको एक एक करके इनके घर छोड़ने जाऊंगा और अगर ये घर पहुंच भी गए
क्या हम इन लोगों की चीख पुकार को अनसुना करके जिंदा रह सकते हैं? मैंने अपने पिता का हाथ खींचा और वहाँ से तेजी से निकल गया। जब हम लिन तोंग और लियू मेंकियान के कमरे के पास से गुजरे तो मैंने दरवाजे से टकराने वाले उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया और फिर अपने डंडे से कमरे का दरवाजा तोड़कर उन दोनों को बाहर निकाल लिया। मुझे वापस लौटता देख उन दोनों ने तुरंत बड़े सम्मान के साथ कहा, मालिक। लेकिन यह सुनकर मेरे पिता एओहाई पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। एक हट्टा कट्टा पहलवान और एक बेहद खूबसूरत लड़की, ऐसे लोग भला उनके बेटे की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? वह खूबसूरत लड़की उनके बेटे को मालिक कहकर बुला रही थी। क्या उनका बेटा उनकी पीठ पीछे इतने गुलछर्रे उड़ा रहा है? भले ही मैं 2 जन्मों की यादें रखने वाला एक बेहद बेशर्म इंसान था, लेकिन इस वक्त मेरा चेहरा भी शर्म से लाल हो रहा था। फिर भी मैंने खुद को शांत दिखाने का नाटक किया और कहा, ये दोनों मेरे चेले हैं जो मुझे रास्ते में मिल गए थे। लेकिन एओहाई की नजरों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें मेरी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। मेरे पास कहने को कोई लफ्ज ही नहीं बचे थे, इसीलिए मैंने आगे कोई सफाई नहीं दी और उन सभी को बड़े ट्रक के पास ले आया। मैंने पिताजी को आगे वाली सीट पर बिठाया और लियू मेंकियान को वापस ट्रक के पिछले हिस्से में भेज दिया। घर लौटने के बाद मेरी बहन एओचिंग बड़ी ही हैरानी से लियू मेंकियान को घूर रही थी। कितनी खूबसूरत औरत है। और अभी इस औरत ने मेरे भैया को क्या कहा? मालिक, भैया बाहर जाकर आखिर क्या गुल खिला रहे हैं? और तो और वो इस औरत को घर तक ले आई, और वो हट्टा कट्टा पहलवान। अगर वो कहे कि वो कोई स्पेशल फोर्स का जवान है तो मैं वो भी मान लूंगी। खैर छोड़ो, जब वो भैया को बॉस बुलाता है तो ठीक ही होगा। इस समय लियू मेंकियान एक वफादार नौकरानी की तरह अपने दोनों हाथ अपने पेट के पास बांधकर चुपचाप मेरे पीछे खड़ी थी। वही लिन कुई साफ तौर पर काफी घबराया हुआ लग रहा था। वैसे तो वो काफी बेबाक इंसान है, लेकिन ये उस बॉस का परिवार था जिसके प्रति वो वफादार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके साथ कैसे पेश आए। आखिरकार मेरी माँ लियू यू ने आगे बढ़कर खुद ही कहा, तुम सब थक गए होगे और भूख भी लगी होगी, चलो आकर खाना खा लो। जब उन्हें पता चला था कि उनका बेटा घर लौटने वाला है तो उन्होंने अपनी नींद ही त्याग दी थी। वो पूरी रात खाना बनाती रहीं, बस इसीलिए ताकि उनका बेटा और पति घर आकर कुछ गरम खा सके। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा अपने साथ 2 और लोगों को ले आएगा। ऐसे में खाना थोड़ा कम पड़ गया, लेकिन शुक्र है कि मैंने पहले से ही बहुत सारा डिब्बाबंद खाना रख लिया था। मैंने कुछ डिब्बे खोले और खाने की मेज सजा दी। लिन तोंग और उसे एक तरफ झिझकते हुए खड़े देखकर मैंने तुरंत उन्हें भी साथ आकर खाने के लिए बुलाया। लिन तोंग जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, लियू मेंकियान बीच में बोल पड़ी, मुझे बस थोड़ा सा डिब्बाबंद खाना दे दीजिए। मेरी क्या हैसियत जो मैं मालिक के साथ एक ही मेज पर खाना खाऊं। उसके ये अल्फाज सुनते ही वहाँ मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ गए। एओचिंग की शक भरी निगाहें हम दोनों के चेहरों को घूरने लगीं। ओह, तो मुझे अब समझ आया, आप दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हो ना। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसके माथे पर जोर से एक उंगली मार दी। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने गुस्से में मेरी बांह पकड़ी और जोर से दांत गड़ा दिए। रात के खाने के बाद मैंने अपने बैग से डेविल फ्रूट्स निकाले। मेरे पास यहाँ 2 डेविल फ्रूट्स रखे हैं। इनमें से एक रंबल फ्रूट है और दूसरा क्या है ये मुझे भी ठीक से नहीं पता। तुम दोनों इन्हें खा लो। ये सुनकर लिन कुई और लियू मेंकियान दोनों ही हक्के बक्के रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पास अभी भी 2 और फल हैं। उनकी आंखों में उन फलों को पाने की एक गहरी तरफ साफ झलक रही थी। एओचिंग ने बड़ी ही उत्सुकता से उन दोनों फलों को उठाया और उलटने लगी। फिर उसने वो जादुई फल माँ पिताजी को देखने के लिए दे दिए, लेकिन एओहाई ने उन्हें देखने के बाद वापस मुझे थमा दिया। इनमें से एक शाओचिंग को खाने के लिए दे दो। अब हमारी उम्र हो चुकी है, अगर हम इसे खाएंगे भी तो यह पूरी तरह से बर्बाद ही जाएगा। हाँ बेटा, तुम हो ना हमारी हिफाजत के लिए, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। ये इतनी कीमती चीज है, इसे तुम ही रखो, तुम्हारे ज्यादा काम आएगी। मेरे पास पहले से ही अज्योर ड्रैगन फ्रूट है, आगे चलकर मेरी ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप लोग ये फ्रूट खा लोगे तो तेजी से ज़ॉम्बीज़ को मार पाओगे और फिर हाकी की ट्रेनिंग का तरीका हासिल कर लेना। इस तबाही की दुनिया में जिंदा रहने के लिए यही सबसे जरूरी है। लेकिन इतनी देर समझाने के बाद भी मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया। मैं बिल्कुल लाचार हो गया और मुड़कर आओ चिंग की तरफ देखा। तुम इनमें से एक चुन लो। आओ चिंग तो पहले से ही टकटकी लगाए देख रही थी। जब उसे लगा कि आखिरकार उसकी बारी आ गई है तो वो खुशी से उछल पड़ी। उसने दोनों फ्रूट्स उठाए, कभी इधर देखा कभी उधर, लेकिन काफी देर सोचने के बाद उसने रंबल फ्रूट मुझे वापस कर दिया। अरे तुम रंबल फ्रूट नहीं खा रही, लोजिया टाइप की एलिमेंटल पावर शुरुआत में बिल्कुल अजेय होती है और कौन जानता है कि इस वाले की पावर क्या होगी डिवाइन स्पेस में।
डीमन प्यूरिफाइंग पोशन मिलता है जो डेविल फ्रूट के साइड इफेक्ट्स को खत्म कर सकता है और इंसान एक और फ्रूट खा सकता है। भैया आप अभी इतने ताकतवर हो, आप वो पोशन पक्का हासिल कर लोगे। ये रंबल फ्रूट आप पर बहुत जंचेगा। मैं बस ये वाला खा लेती हूँ। चलो ठीक है, पहले मैं इसकी जांच कर लेता हूँ। अगर पावर अच्छी हुई तो ही तुम इसे खाना। फ्रूट की जांच करने का ऑप्शन तभी खुलता है जब आपके पॉइंट्स 1000 हो जाएं। आओ चिंग के पॉइंट्स अभी 0 हैं, तो जाहिर है उसे ये बात नहीं पता थी। मैं स्कूल से लड़ता हुआ घर आया और फिर सेंट्रल हॉस्पिटल के गेट पर भी मैंने कत्लेआम मचाया था। मैं 1000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार चुका हूँ, तो मैं आसानी से एक बार इसकी जांच कर सकता हूँ। नहीं नहीं, 1000 पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। ये कहकर उसने मेरी बात तक नहीं सुनी और झट से उस सुनहरे भुट्टे जैसे दिखने वाले फ्रूट को उठा लिया और एक ही बार में उसे मुंह में ठूंस कर गटक गई। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आओ चिंग इसे ऐसे ही खा जाएगी। अगर इस फ्रूट की पावर बेकार निकली तो पछताने का भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आओ चिंग पहले ही उसका एक टुकड़ा निगल चुकी थी। अब जो होना था सो हो गया। अब बस यही दुआ कर सकते थे कि इसकी पावर दमदार हो। वहाँ मौजूद सभी लोग आओ चिंग को ही घूर रहे थे और उसमें होने वाले बदलावों को ध्यान से देख रहे थे। आओ चिंग खुद भी बहुत घबराई हुई थी और अपने शरीर में दौड़ने वाली उस जादुई पावर को महसूस कर रही थी। जल्द ही उस पावर ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसका शरीर बदलने लगा और फिर उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और वो एक हथेली जितनी छोटी सफेद बालों और सुनहरी धारियों वाली चूहिया बन गई। ये तो जोआन टाइप है। सब तुरंत समझ गए कि ये फ्रूट किस तरह का है, लेकिन ये छोटी चूहिया बहुत ही खास लग रही थी। बहुत मुमकिन था कि ये कोई आम जानवर नहीं है। भैया आप सब कितने बड़े लग रहे हो। मेरी ये पावर किस क्लास की है? नॉर्मल, एंशिएंट या फिर मिथिकल जोआन? मिथिकल जोआन का नाम सुनते ही मैं खुशी से झूम उठा। लगता है मेरी बहन का तुक्का सही बैठ गया। मिथिकल जोआन में कुछ खास तरह की पावर होती है। तुम्हारी पावर क्या है ये देखो। ये कहते ही आओ चिंग ने जमीन के नीचे गोता लगाया और वो सीधे फर्श के बीच की जगह में घुस गई। हैरानी की बात यह थी कि जमीन पर एक खरोंच तक नहीं आई। कुछ ही सेकंड में वो छोटी चूहिया मेरे पीछे से बाहर निकल आई और फिर वो अपने इंसान और जानवर वाले रूप में आ गई। मैं बड़ी शान से आप सबको बताती हूँ मेरी डेविल फ्रूट की पावर। मेरे फ्रूट का नाम है जोआन माउस फ्रूट। ये मिथिकल जोआन की ट्रेजर माउस फॉर्म है और इसमें कुल 3 तरह की ताकतें हैं। पहली पावर है मिट्टी और पत्थर की किसी भी रुकावट के आर पार जाना, जैसे जमीन के अंदर घुसना या दीवारों के पार निकल जाना। मेरे लिए तो यह पानी के एक पर्दे से गुजरने जैसा है। और दूसरा, मेरे पास एक अलग खजाना छिपाने की जगह है जहाँ मैं बेजान चीजों को रख सकता हूँ। यह कहते हुए आओ चिंग ने कोने से एक पोंछा उठाया और उसे अपनी छाती के अंदर डालने लगी। सब लोग आंखें फाड़ कर देखने लगे जब उन्होंने इतनी लंबी और भारी चीज को उसकी छाती के अंदर जाते हुए देखा। माँ लियू यू ने तो अपनी बेटी की छाती के पास सिर ले जाकर अंदर हाथ डालकर उसे छुआ भी। फिर आओ चिंग ने दोबारा अपनी छाती में हाथ डाला और उस लंबे और भारी पोंछे को बाहर निकाल लिया। तुम्हारी यह जगह कितनी बड़ी है? मेरा पूरा ध्यान बस इसी सबसे जरूरी सवाल पर था। जहाँ तक मुझे पता है पहले दैवीय वरदान के दौरान कोई भी चीजें रखने वाला जादुई उपकरण नहीं मिला था। आगे चलकर ऐसा कुछ मिलेगा या नहीं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आओ चिंग की यह शक्ति अगर अंदर जगह काफी बड़ी हुई ना तो बहुत सारी चीजें बिना खोने के डर से साथ रखी जा सकती हैं। अभी यह सिर्फ 10 क्यूबिक मीटर है, लेकिन जैसे जैसे इस जादुई फल की ताकत बढ़ेगी यह जगह भी धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। अभी खत्म कहाँ हुआ है, मेरे पास एक और ताकत है। मैं तो और भी हैरान रह गया। जमीन के अंदर जाना, दीवारों के आर पार निकलना और साथ में सामान रखने की जादुई जगह। यह तो पहले ही किसी दैवीय शक्ति जैसी है। उसके पास और भी शक्तियाँ हैं। अरे बाप रे, यह सुनकर मेरे मुंह से तो बस गाली ही निकलने वाली थी। जमीन के आर पार जाना, सामान रखने की जगह और ऊपर से खजाना ढूंढना। अचानक मुझे अपनी नीले ड्रैगन की ताकत फीकी लगने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ड्रैगन के पास भी तो बहुत सारी ताकतें हैं। सबसे पहले यह एक ही समय में हवा, आग और बिजली, इन तीनों प्राकृतिक तत्वों को काबू कर सकता है। दूसरा, बादलों और धुएं के सहारे यह हवा में उड़ सकता है। और आखिर में बाकी जानवरों वाली शक्तियों के मुकाबले इसमें कहीं ज्यादा जबरदस्त ताकत है। इसके अलावा बचाव, रफ्तार और घाव भरने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो नीला ड्रैगन लड़ने में ज्यादा माहिर है, जबकि यह खजाना ढूंढने वाला चूहा लड़ने के अलावा दूसरी मददगार शक्तियों पर ज्यादा जोर देता है। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं। आओ चिंग की आवाज अचानक थोड़ी उदास हो गई। बाकी जानवरों वाली शक्तियों से अलग, जब मैं जानवर का रूप लेती हूँ ना तो मेरी ताकत और बचाव लगभग 0 हो जाता है। लड़ने की तो कोई ताकत ही नहीं बचती। और जब मैं आधे इंसान और आधे जानवर के रूप में आती हूँ तब भी मेरी ताकत या बचाव में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। यह बिल्कुल एक आम इंसान होने जैसा ही रहता है, लेकिन मेरी रफ्तार बहुत तेज है
मेरा अंदाजा है कि मेरी स्पीड बाकी जादुई जानवरों वाली शक्तियों से कम 2 गुनी ज्यादा है। अपनी बात खत्म करते करते आओ छिंग के चेहरे पर बहुत गर्व था। सच कहूँ तो यह लड़ने के लिए बना कोई शैतानी फल नहीं है, लेकिन इसका काम नीले ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इस तबाही के दौर में खजाना ढूंढना, असली खजाना किसे कहेंगे, यह तो सोचने वाली बात ही नहीं है। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, शैतानी फल। खैर, पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है, आगे चलकर कई रहस्यमयी दुनिया भी खुलेंगी। ऐसे में आओ छिंग की यह शक्ति हमें उन रहस्यमयी जगहों से और भी ज्यादा फायदे दिला सकती है। अरे हाँ, इस बिजली वाले फल को अपने खजाने की जगह में रख लो, यही जगह सबसे सुरक्षित है। बिजली वाले फल की शक्तियों को देखने के बाद मैंने वह बिजली वाला फल उसे सौंप दिया और अपने पॉइंट्स भी उन्हें दे दिए। हर किसी को 30 पॉइंट्स मिले ताकि वे इनसे 3 तरह की हाकी की ट्रेनिंग ले सकें। भले ही आपके पास कोई शैतानी फल न हो, अगर आप अपनी हाकी की ताकत को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाए ना, तो भी आप बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास फल हो भी लेकिन आपकी हाकी कमजोर है, तो इस तबाही की दुनिया में आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैंने उस दैवीय जगह से उन सबके लिए एक फौजी चाकू लिया और फिर सबको लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। नीचे अब भी अनगिनत ज़ॉम्बीज़ पागलों की तरह घूम रहे थे। मैंने खुद को एक ड्रैगन इंसान में बदल लिया और अपने डंडे से एक ज़ॉम्बी को जोरदार मार गिराया, जिससे वह हिलने के लायक भी नहीं रहा। पापा, आप इस चाकू से इसका काम तमाम कर दीजिए। आओ हाय थोड़े झिझक रहे थे, माना कि सामने वाले ज़ॉम्बी हैं, लेकिन मरने से पहले वे भी तो इंसान ही थे, इसलिए उनके हाथ कांप रहे थे। भैया मुझे करने दो, मैं पापा को करके दिखाता हूँ। यह कहकर उसने अपनी लंबी तलवार बाहर निकाल ली। एक ही वार में उसने उस ज़ॉम्बी का काम तमाम कर दिया। अचानक एक बहुत ही सरांक भरी बदबू चारों तरफ फैल गई। आओ हाय ने अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें ज्यादा डर नहीं लगा। मैंने फिर से उसी तरीके का इस्तेमाल करके एक और ज़ॉम्बी को काबू में कर लिया। इस बार लियू मेंगचियान ने खुद आगे बढ़कर उसे मारने की बात कही। दोनों लड़कियों को ऐसा करते देख आखिरकार आओ हाय भी अपने हाथों से वार करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद माँ लियू युन ने भी एक ज़ॉम्बी को मार गिराया। जहाँ तक लिन कुई की बात है, वो अकेले ही किसी भी ज़ॉम्बी को धूल चटा सकता था। एक मार्शल आर्ट्स कोच होने के नाते उसकी लड़ने की ताकत परिवार के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थी। अब उनके पास हाकी की ट्रेनिंग का तरीका भी आ चुका था और आर्मामेंट हाकी को जगाने के लिए शरीर को फौलाद बनाना और लगातार लड़ना बहुत जरूरी होता है। पापा, आप लोग घर के आस पास ही प्रैक्टिस करो, मैं जरा दूर जाकर उन ज़ॉम्बीज़ का सफाया करता हूँ। लड़ाई में अपने शरीर को तपाना ही ताकतवर बनने का असली मंत्र है। ज़ॉम्बीज़ से लड़ने का शरीर को मजबूत बनाने के अलावा एक और फायदा है, और वो है पॉइंट्स जमा करना। इस तबाही की दुनिया में यही हमारी नई करेंसी है। इन पॉइंट्स से हम न सिर्फ जादुई दुनिया से चीजें ले सकते हैं, बल्कि बाकी लोगों के साथ लेन देन भी कर सकते हैं, क्योंकि अब पहले वाला पैसों का सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे जाते हुए देखकर आओ चिंग ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और मिन्नतें करते हुए बोली, भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं, घर के आस पास के कुछ ज़ॉम्बीज़ को तो मैं ही निपटा दूंगा, ताकि थकने पर तुम लोग घर जाकर आराम कर सको। मेरे साथ दूर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, और वैसे भी तुम्हारी जादुई शक्ति अभी लड़ने के लिए उतनी असरदार नहीं है। मुझे लग रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई खजाना है, मैं तुम्हें उस खजाने तक ले जा सकती हूँ। यह सुनते ही मेरे माथे पर बल पड़ गए। खजाना? आओ चिंग की इस बात ने मुझे चौंका दिया। अब भला डेविल फ्रूट के अलावा और कौन सा खजाना हो सकता है? ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे रहना, और हाँ, यहाँ वहाँ बिल्कुल मत भागना। यह कहकर मैं आओ चिंग को लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ निकल पड़ा। हम दोनों ही अपने ह्यूमन बीस्ट वाले रूप में थे। उस खजाने वाले चूहे की रफ्तार देखकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। अपनी तेज रफ्तार और जमीन में छुपने की कमाल की ताकत के दम पर वो ज़ॉम्बीज़ आओ चिंग को छू तक नहीं पा रहे थे। हालांकि आओ चिंग के हमलों में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन वो चकमा देकर उन ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगा रही थी। जब मैंने अपने डंडे से एक और ज़ॉम्बी का सिर फोड़ा, तब तक आओ चिंग भी एक ज़ॉम्बी का सिर धड़ से अलग कर चुकी थी। लेकिन अपनी शक्तियों का लगातार इस्तेमाल करने की वजह से वो बुरी तरह हाँफने लगी थी। फिर भी वो बड़े मजे से मुझे अपना कमाल दिखा रही थी। उस लड़की के चेहरे पर साफ लिखा था, जल्दी से मेरी तारीफ करो। उसकी ये शक्ल देखकर मेरी हंसी छूट गई। मेरी चिंग चिंग तो सच में बहुत ताकतवर है। मेरी तारीफ सुनते ही उस लड़की की खूबसूरत आंखें खुशी से चमक उठीं और उसके गालों पर प्यारे से डिम्पल बन गए। लेकिन किसी भी लड़ाई में इस तरह अपनी जीत के नशे में चूर होना बहुत भारी पड़ सकता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी ने छलांग लगाई। वो आओ चिंग पर हमला करने वाला था। उसने हड़बड़ी में जमीन के अंदर छुपने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। वो ज़ॉम्बी उसके और करीब आता जा रहा था, और ठीक उसी पल
मैंने अपने डंडे के एक ही जोरदार वार से उस ज़ॉम्बी को हवा में उड़ा दिया। आओ चिंग की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थीं। मेरी तरह उसने 1 महीने तक पागलों की तरह ट्रेनिंग भी तो नहीं की थी और न ही उसके अंदर मेरी तरह पैदाइशी हुनर था। मेरे पॉइंट्स की मदद से उसे बस अपने शरीर को फौलाद बनाने की ट्रेनिंग करने का मौका मिला था। अभी तक उसकी असली ताकत जागृत नहीं हुई थी और वो ट्रेजर माउस का रूप भी उसकी ताकत को कुछ खास नहीं बढ़ा रहा था। वो अब तक इस लड़ाई में टिक पाई, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो रोजाना अच्छी खासी कसरत किया करती थी। रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। आओ चिंग ने अपनी तलवार को ट्रेजर स्पेस में रखा और जानवर के रूप में बदलकर मेरे कंधे पर आ बैठी। मेरी हथेली के बराबर उस छोटी सी चूहिया ने ड्रैगन की स्केल से भरे मेरे गालों पर अपना मुंह रगड़ा। फिर मैंने सीधा अपने ड्रैगन वाले रूप में अवतार लिया और मेरी उस कानों को फाड़ देने वाली दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। रिहायशी इमारतों में छिपे अनगिनत लोग चौंक गए और उन्होंने एक एक करके अपने सिर बाहर निकाले। तभी उन्होंने एक नीले ड्रैगन को बादलों को चीरते हुए सीधे आसमान की ऊंचाइयों में जाते देखा। अरे बाप रे, नीले ड्रैगन वाले बॉस हमारे बियान शहर में आ गए हैं। क्या वो मुंह शहर के सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा कर पाएंगे? किसी ने आसमान में उड़ते नीले ड्रैगन का वीडियो बना लिया और उसे तुरंत दिव्य अंतरिक्ष के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया। उन लोगों में ज़ॉम्बीज़ से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो बस अपने घरों में दुबके रहे और दिव्य अंतरिक्ष के जरिए दुनिया भर के लोगों से बातचीत करते रहे। बियान शहर के ठीक ऊपर आओ चिंग ने मुझे जिस दिशा का इशारा किया, मैं उसी तरफ बढ़ गया और जल्द ही हम उस जगह पहुंच गए जहां खजाना छिपा था। खजाना चूहे का रूप लिए आओ चिंग अपनी छोटी सी नाक से जोर जोर से सूंघने लगा। हम खजाने के जितने करीब जा रहे थे, उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। हाँ, वो उस जंगल में है। आसमान से जमीन पर उतरने के बाद हमने वापस इंसानी रूप लिया और तेजी से उस घने जंगल की तरफ दौड़ पड़े। यहाँ आस पास ज्यादा लोग नहीं थे और ज़ॉम्बीज़ भी ना के बराबर थे। बस 2-3 ज़ॉम्बीज़ यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जिन्हें मैंने पल भर में ही ढेर कर दिया। अचानक आओ चिंग जोर से चिल्लाया। एक बड़े से देवदार के पेड़ के नीचे एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी अपने हाथों में दिल के आकार का एक लाल फल पकड़े खड़ा था। वो खुशी से पागल हो रहा था। वो अभी शहर से अपनी जान बचाकर भागा था। उसने सोचा था कि वो शहर के बाहर इस सुनसान जगह पर छिप जाएगा, लेकिन किसे पता था कि इस जंगल में उसे किस्मत से एक डेविल फ्रूट मिल जाएगा। वो कोई वन पीस का फैन नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था कि ये कौन सा फल है, लेकिन दिव्य अंतरिक्ष के फोरम पर पढ़कर उसे इतना जरूर पता था कि ये जो भी है कोई बहुत बड़ा खजाना है। अरे वाह, अब तो मुझ वांग डेफा की किस्मत खुलने वाली है। ये कहते हुए उसने अपने पीले दांत दिखाए और फल को खाने ही वाला था। मेरा और आओ चिंग का चेहरा पीला पड़ गया। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुरंत अपने मुंह से गर्म हवा का एक जोरदार झोंका छोड़ा और फिर मैं और आओ चिंग तेजी से भागते हुए वहां पहुंचे। राख के ढेर में डेविल फ्रूट को सही सलामत देखकर हमने जल्दी से उसे उठा लिया। एक बार प्रलय झेलने के बाद अब मेरे अंदर किसी के लिए कोई दया नहीं बची थी। हालांकि आओ चिंग को थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये उन उसूलों के खिलाफ था जो उसने बचपन से सीखे थे। जो ताकतवर है वही सही है, यही इस दुनिया का नियम है। अगर मेरे पास इतनी ताकत नहीं होती और मुझे ये डेविल फ्रूट मिल भी जाता, तो पकड़े जाने पर मेरा भी यही हश्र होता। आओ चिंग ने चुपचाप हामी भरते हुए सिर हिलाया। हालांकि प्रलय का हासिल चूकुयेन उसे भी इंसानों का खौफनाक और घिनौना चेहरा दिख गया था। मेरी बहन को भी ये कड़वा सच पता था, लेकिन फिर भी उसे अंदर से बहुत दुख हो रहा था। उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ उस फल को देखने लगी। वो दिल के आकार का एक लाल फल था, जिस पर काले रंग के घुमावदार निशान बने थे। वन पीस के पक्के फैन होने के नाते हम दोनों ने उस फल को तुरंत पहचान लिया। ये वन पीस की दुनिया का सबसे महंगा फल था। नीका फ्रूट की तरह ही इसकी कीमत भी 5 अरब बेली थी। ये सर्जरी फ्रूट था। पिछले जन्म में जिसे ये सर्जरी फ्रूट मिला था, वो दुनिया का एक बेहद मशहूर और ताकतवर योद्धा था। लेकिन ये अजीब सा दिखने वाला आदमी उस ताकतवर योद्धा से बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता है कि इस अजीब से आदमी ने ये फल तो खा लिया होगा, लेकिन फिर ये सर्जरी फ्रूट वापस से प्रकट हो गया होगा दुनिया के किसी और कोने में, और फिर किसी असली ताकतवर योद्धा ने इसे खा लिया होगा। इस प्रलय की दुनिया में भी डेविल फ्रूट बिल्कुल कॉमिक की तरह ही काम करते हैं। अगर इसके असली मालिक की मौत हो जाए तो ये फल दोबारा से कहीं भी अपने आप प्रकट हो जाता है। इसीलिए बाद में बहुत से ताकतवर लड़ाके उन कमजोर लोगों का शिकार करने लगे जिनके पास फ्रूट की ताकत थी, ताकि वो उस प्रकट हुए नए फल को खुद हासिल कर सके। हालांकि इसमें कामयाबी बहुत कम ही मिलती थी, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि फल दोबारा कहाँ प्रकट होगा। भाई, ये सर्जरी फ्रूट हम पिताजी को दे सकते हैं, उन्हें ये फल बहुत पसंद आएगा। आओ। हाउ को तुरंत इस सर्जरी फ्रूट का ख्याल आ गया। सबसे सही जगह। पिताजी, ओ हाई, एक सर्जन है।
वो खजाना अब हमारे हाथ में है जिसमें उन्हें पक्का दिलचस्पी होगी। मैं फिर से एक नीले ड्रैगन में बदल गया और ओचिन को अपनी पीठ पर बिठा लिया। हम तेजी से घर लौट आए। माता पिता थक चुके थे, इसलिए वो पहले ही घर आकर आराम कर रहे थे। लियू मिंग बड़े ही मन से उन दोनों की सेवा कर रही थी, जिससे उन्हें काफी आराम मिल रहा था। वहीं लिन कुई अभी भी अकेला नीचे था और लड़ रहा था। वो जानता था कि सिर्फ मेरी शरण में आना काफी नहीं है। अगर उसे भविष्य में मेरा खास बनना है तो उसे अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। इस वक्त नीचे और भी कई लोग ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उस देवी स्टोर में मिलने वाली चीजें थी ही इतनी शानदार, लेकिन सबसे सस्ती 3 रंगों वाली हॉकी की ट्रेनिंग के लिए भी 10 पॉइंट चाहिए थे, यानी कि पूरे 10 ज़ॉम्बीज़ को मारना। लोगों ने चाकू, फावड़े और डंडे जैसे घर के हर उस हथियार को निकाल लिया था जिससे वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ सके, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की ताकत, रफ्तार और बचाव उनसे कहीं ज्यादा था। आए दिन कोई न कोई उनका शिकार बन ही जाता था, या फिर पकड़े जाने पर संक्रमित होकर खुद एक नया ज़ॉम्बी बन जाता। लिन कुई ने मुझे वापस आते देखा और तुरंत मुझे मेरे जाने के बाद का सारा हाल बताया। मैंने कहा, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अगर थक गए हो तो जाकर आराम कर लो। मैं लिन कुई के काम से बहुत खुश था। इस प्रलय वाली दुनिया में जिंदा रहने के लिए यही जी तोड़ मेहनत और हिम्मत सबसे जरूरी है। मेरे दिए गए पॉइंट से 3 रंगों वाली हॉकी की ट्रेनिंग खरीदने के बाद, हालांकि अभी तक उसकी हॉकी नहीं जागी थी। नहीं, मुझे अभी और लड़ना है। लेकिन लिन कुई साफ महसूस कर सकता था कि हर एक लड़ाई के साथ उसका शरीर थोड़ा और मजबूत हो रहा था। वो एक कॉम्बैट कोच है जिसने अपने शरीर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया था। उसने बहुत लंबे समय से अपनी ताकत बढ़ने का ऐसा मजा महसूस नहीं किया था, इसलिए वो मेरे दिए गए इस मौके की बहुत कदर कर रहा था। अगर मैं न होता तो भले ही उसे 10 ज़ॉम्बीज़ को मारने का भरोसा था, लेकिन इसमें उसे कम से कम 5 दिन लग जाते। ठीक है, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से ही लड़ना, खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। इसके बाद मैं ओचिंग को लेकर ऊपर गया। दरवाजे से अंदर घुसते ही मैंने देखा कि लियू मिंगचियन मेरी माँ लियू यून के पैर दबा रही थी। उन दोनों बुजुर्गों का शरीर भले ही तंदुरुस्त हो, लेकिन उम्र तो हो ही गई है ना। इतनी भयानक लड़ाई के बाद उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। लियू मिंगचियन की मालिश का तरीका भले ही एकदम सही न हो, लेकिन किसी के पैर दबाने से काफी आराम मिल रहा था। मालिक, मुझे अंदर आते देख। लियू मिंगचियन ने तुरंत बड़े ही आदर से मुझे मालिक पुकारा। ये लड़की सच में बहुत समझदार है। मेरी पार की नजर कमाल की है। लिन टोंग और लियू मिंगचियन, इन दोनों को ही आगे निखारना फायदे का सौदा रहेगा। कमरे में आते ही ओचिंग ने मेरी बाह छोड़ी और कूदकर पिताजी के पास चली गई। कुछ कहते हुए उसने बड़े ही गर्व से अपने कपड़ों से सर्जरी फ्रूट निकाला और उसे पिताजी की आंखों के सामने रख दिया। ये लीजिए, पैरामिशिया टाइप का सर्जरी फ्रूट। पिताजी, आप एक डॉक्टर है ना, आपको इसकी ताकत पक्का बहुत पसंद आएगी। जैसे ही वो सर्जरी फ्रूट सामने आया, उसे देखकर लियू मिंगचियन का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और पूरी लगन से माँ के पैर दबाती रही। हालांकि अंदर से वो पूरी तरह हिल गई थी, लेकिन अपने फैसले पर अब उसे और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन पिताजी कुछ खास एक्साइटेड नहीं लगे। आखिरकार उन्होंने वन पीस एनीमे जो नहीं देखा था, उन्होंने अपनी बेटी के हाथ से वो फ्रूट लिया और बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगे। सर्जरी फ्रूट, क्या इसे खाने के बाद मैं सर्जरी कर पाऊंगा? अरे, पर मुझे तो सर्जरी करनी वैसे भी आती है। क्या इससे मेरी सर्जरी और भी सटीक हो जाएगी? सर्जरी फ्रूट एक अलग स्पेस बना सकता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज को काट सकते हैं और यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। ओचिंग का समझाने का तरीका थोड़ा अटपटा सा था। पापा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने सर्जरी फ्रूट का एक वीडियो निकालकर उन्हें दिखाया। ओ हाय की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वाकई ये डेविल फ्रूट तो बेकमाल की चीज है। लेकिन बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है, ये फ्रूट तुम दोनों भाई बहन ही रख लो। पापा, अगर आप और माँ तातावर रहेंगे तो मैं भी बेकर होकर अपना काम कर सकूंगा, वरना मेरा ध्यान हमेशा घर की फिक्र में ही अटका रहेगा। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था, और जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी बात सुनकर ओ हाय मान गए। आखिरकार कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता। जैसे ही पापा ने उसका एक बाइट लिया, एक बहुत ही गंदा स्वाद उनके मुंह में ऐल गया। उन्हें मुंह बनाते देख हो यूए ने जल्दी से कहा, डेविल फ्रूट खाने में बहुत गंदे होते हैं, लेकिन इसे थूकना मत, चबाना मत, सीधा निगल जाओ। बस एक बाइट ही कागी है। अब जल्दी से अपने शरीर में उस डेविल फ्रूट की ताकत को महसूस करो। देखो क्या तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओ हाई ने वैसा ही किया और अपने अंदर उठ रही उस ताकत पर ध्यान लगाया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और तुरंत ही उनके चारों तरफ एक पारदर्शी शील्ड बन गई। फिर उनकी नर पास ही रखी एक पोछे पर गई और उन्होंने बस अपने मन में एक ख्याल किया। अगले ही पल वो उस पोछे की जगह पहुंच गए। ये देखकर मैं और ओचिंग खुशी से उछल पे।
अब हर चीज को काट देने वाली तात आमा कर देखते हैं। ओ हाई ने पास रखी वो तलवार निकाली जिससे हम ज़ॉम्बीज़ को मारते थे और उसे मेई पर दे मारा। वो मेई किसी कागज की तरह एक ही झटके में 2 टुकड़ों में कट गई। ओ चिंग मारे उशी के पापा के सामने उछलने लगी और बोली, पापा मुझे भी काट कर देखो। ओ हाई एकदम अवाक रह गए। हालांकि उनकी बेटी उन्हें सर्जरी फ्रूट की तात के बारे में पहले ही बता चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी ही बेटी को काटने की बात सुनकर उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। मुझे अभी इसका अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता, कहीं तुम्हें सच में चोट न लग जाए। पर ओ चिंग कहाँ मानने वाली थी, लेकिन वो चाहे कितनी भी ईद क्यों न कर ले, ओ हाई उसे काटने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। फिर मैंने कहा, मुझे लगता है हमें इसे आमाने के लिए किसी और जगह जाना चाहिए। अगर हमें ऐसे और डेविल फ्रूट मिल गए तो पूरे का शहर पर हमारा ही राह होगा। मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है, उसके पास ये तात है। अगर हम सिर्फ इस निचले शहर तक ही सीमित रहे तो ये इस तात की सरासर बर्बादी होगी। ओ चिंग के इस सुझाव ने मेरे अंदर भी एक जोश भर दिया। अभी भी ऐसे बहुत से डेविल फ्रूट हैं जिन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया है, या फिर तातवरों के मरने के बाद उनके फ्रूट्स दोबारा से कहीं पैदा हो गए होंगे और इससे पहले कि कोई और उन पर कब्जा करे। अगर हम इस मौके का आयदा उठा लें और ओ चिंग के उस टैलेंट का इस्तेमाल करके और भी डेविल फ्रूट्स जमा कर लें तो न सिर्फ हमारे परिवार की तात कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि हमारे पास एक बहुत ही कीमती चाना भी हो जाएगा। आगे चलकर जब लोगों को इस तबाह हो चुकी दुनिया की आदत हो जाएगी और वो इस प्रलय में जीना सीख जाएंगे, तब कई बड़े और ताकतवर गुट भी उभर कर सामने आएंगे। भले ही मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन अकेले पूरी दुनिया से तो नहीं लड़ सकता ना। ऐसे वक्त में ये फ्रूट सौदेबाजी के बहुत काम आएंगे। इनके बदले में मैं अपनी जरूरत की चीजें ले सकता हूँ, या फिर बम 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 पम 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 और उन्हें अपने लिए काम करने पर राजी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की हमेशा चिंता लगी रहती है। शियाओ हाओ, तुम बिल्कुल भी इक्र मत करो। अब तो पापा के पास भी डेविल फ्रूट की तात आ गई है और हमारे साथ लियू दीदी और लिन भैया भी तो हैं। हमें कुछ नहीं होगा बेटा, और मैं तुम्हारी माँ की पूरी हिमायत करूँगा। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम दोनों बेइक्र होकर वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। तुमने हमें जो तात दी है उसके सहारे अब हम इस यामत के दौर में भी जिंदा रह सकते हैं। मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, हम मम्मी पापा का पूरा याद रखेंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। सच में मैंने इन दोनों को चुनकर कोई गलती नहीं की। ठीक है, तो फिर मैं अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। मैं तुम सबको 400 पॉइंट्स और ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ताकत और जल्दी बढ़ सके। चूँकि मेरी बहन का सुझाव मान लिया गया है तो इसे जल्द से जल्द लागू करना होगा। उसके बाद मैंने डिवाइन स्पेस के जरिए 10 पॉइंट्स खर्च करके एक चैट ग्रुप बनाया और इसमें अपने मम्मी पापा बहन लिन कुई और लियू मिंगचियान जैसे लोगों को ऐड कर लिया। इस तरह भले ही मैं यहाँ से चला जाऊँ, फिर भी मैं किसी भी वक्त अपने परिवार से बात कर पाऊंगा और उनका हाल चाल जान सकूंगा। ये सब निपटाने के बाद मैं आओ चिंग को लेकर घर से निकल पा। दरवाजे पर खबे ट्रक में बैठकर मैं शहर के बाहर की तरफ चल दिया। अब किस दिशा में जाना है ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम एक ट्रेडर माउस हो, भले ही तुम्हें खगाने का पता न चले, तुम्हारी गट फीलिंग तो पक्का काम आएगी ही। चलो पश्चिम में मौजूद कैपिटल सिटी की तरफ चलते हैं। वहाँ की आबादी ज्यादा है, शहर भी बड़ा है, तो डेविल फ्रूट्स मिलने के चांस भी बहुत ज्यादा होंगे। अपने ट्रेडर माउस के इशारे को मानते हुए मैंने शहर के पश्चिम की तरफ ट्रक बा दिया। रास्ते में हम बीच में गाय से उतरकर तगी लाए भी करते रहे और जब हमारी ताकत खत्म हो जाती तो ट्रक में वापस आ जाते। हम सफर करने के साथ साथ आराम भी करते जा रहे थे, लेकिन ये बार ट्रक संभालना उतना आसान नहीं था। आओ हाउ को लगा कि हमें एक ऑफ रोड कार की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल सिटी में घुसने के बाद भी हम सीधे पश्चिम की तरफ ही बढ़ते रहे। सच में यहाँ के ओम्बी बाहर के मुकाबले 100 गुना ज्यादा थे और यहाँ आर्मी पूरी प्लानिंग के साथ ओम्बी का सफाया कर रही थी। गोलियों और तोपों की गूंज से उन्होंने ओम्बी के एक बबे झुंड को पीछे खदे दिया, लेकिन जब तक उनका मेन हिस्सा तबाह न हो जाए वे तब भी चलने फिरने के काबिल थे। और मेरा ये बड़ा ट्रक भी आर्मी वालों ने रोक लिया। आगे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, इस रास्ते पर जाना मना है। उस तरफ रातों रात एक शेल्टर बनाया गया है जिसके चारों ओर हमारी आर्मी का पहरा है। वहाँ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और टाइम पर खाना पानी भी दिया जाता है। शुक्रिया, हमारा देश वाकई इस तबाही को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तबाही ऐसी नहीं है जिसे इंसान आसानी से रोक सके। मैंने उस फौजी के बताए रास्ते पर जाकर शेल्टर में पनाह नहीं ली, बल्कि गाड़ी घुमा ली और वहाँ से बचकर निकलने का रास्ता चुना।
अभी हमारे पास इन सब झमेलों में पड़ने का टाइम नहीं है। हम गाय लेकर वापस उसी चौराहे पर आ गए जहाँ से हम आए थे। वहाँ से उत्तर की तरफ करीब 7-8 किलोमीटर जाने के बाद हम फिर से पश्चिम की तरफ मुड़ गए। ये इलाका आर्मी के घेरे में नहीं था। यहाँ ओम्बी का आतंक अभी भी बेकाबू था। कभी कभार बिल्डिंग्स के सहारे छुपकर ओम्बी से लते हुए कुछ लोग दिख जाते थे। वो अलग अलग पैंतरे आमाकर ओम्बी को मारते और फिर तुरंत अपने घरों में वापस दुबक जाते। थोड़ा आराम करने के बाद वे फिर बाहर आते और ओम्बी को मारने का मौका ढूंढते। हर कोई इस खौफनाक दुनिया में इंदा रहने के लिए अपनी जान लगा रहा था, लेकिन मेरे हाथ एक बहुत ही शानदार चीज लग गई थी। ये गप की ऑफ रोड गाड़ी। ये किसी सिविलियन बख्तरबंद गाड़ी से कम नहीं थी, बस इसमें नेविगेशन सिस्टम की कमी थी। ये तो बिल्कुल मेरे सपनों की गाड़ी थी। एक नौजवान ने इस मेंगशी कार के दरवाजे में एक छेद कर रखा था। फिर वो गाड़ी के अंदर घुस गया और उस छेद से एक भाला बाहर निकालकर हमला करने वाले ओम्बी को घूंपने लगा। हालांकि सीधा सिर पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे करके वो कुछ ओम्बी को मारने में कामयाब हो ही गया। मैंने अपना बाहर ट्रक इस डोंगफिंग मेंगशी के ठीक बगल में रोका और आउचिंग के साथ नीचे कूद पा। मैंने अपनी ड्रैगन मैन फॉर्म एक्टिवेट की और मेरे हाथों में मौजूद ये मोटा और भारी बेसबॉल बैट तबाही मचाने के लिए काफी था। ये बैट बहुत काम का है। भले ही मेरे पास अब इतने पॉइंट्स हैं कि मैं एक तेज धार वाली तलवार खरीद सकता हूँ, फिर भी मैं इसी बैट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उधर कार के अंदर दुबके हुए उस लड़के ने जब अचानक अपने बगल में एक बड़ा सा ट्रक रुकते देखा तो उसकी सांसें हलक में अटक गईं। अरे बाप रे, चिंगलोंग बॉस! क्या चिंगलोंग बॉस भी मुझे लूटने वाले हैं? हाँ। जब तक वो अपने दिमाग में ये उल्टे सीधे ख्याल पका रहा था, मैंने वहाँ मौजूद सभी ओम्बी का सफाया कर दिया था और फिर मैंने उसकी गाड़ी का शीशा खटखटाया। बख्तरबंद गाड़ी में बैठे उस लड़के ने डरते हुए धीरे से दरवाजा खोला। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये चिंगलोंग बॉस चाहे तो उसकी गाड़ी के परखचे आसानी से उभा सकता है, इसीलिए चुपचाप साथ मिलकर काम करना ही बेहतर है। एक ट्रक, आधा ट्रक भरा हुआ डीजल, और मुझे तुम्हारी यह गाड़ी चाहिए। एक ट्रक और आधे ट्रक डीजल के बदले में मेरी मेंगशी गाड़ी। मुझे लगा था कि ये सीधे लूट लेगा, पर ये तो बराबरी का सौदा कर रहा है। वैसे भी गाड़ी बदलने के बाद ट्रक तो कोई चलाकर ले नहीं जा सकता, तो क्यों न इसे सौदे में ही इस्तेमाल कर लिया जाए। और जहाँ तक डीजल की बात है, मैं भी सारा अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो बेवकूफ नहीं है, मेरी चाल वो झट से समझ गया। ये तो बिना कुछ लगाए सब कुछ हथियाना चाहता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने साथ ले चलो। ये गाड़ी मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। पिछले 2 दिनों से इस तबाही में जिंदा रहने के बाद उसे इस प्रलय का खौफ अच्छे से समझ आ गया है। अब अगर कोई ताकतवर इंसान मिल रहा है तो उसका साथ पकड़ने में कैसी देरी। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। कितना बेशर्म है ये बंदा। मुझे और भी काम है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। एक काम करते हैं, 30 पॉइंट्स तुम्हारे लिए 3 रंगों वाली हॉकी की तकनीक लेने के लिए काफी होंगे। अरे बॉस, मुझे अपने साथ ले चलो ना। मैंने जंगल में जिंदा रहने की ट्रेनिंग ली है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे साथ ले लो ना। ये बंदा तबाही वाले दिनों का पक्का दीवाना है। इसने खास तौर पर ये मोटी चादर वाली आर्मर्ड गाड़ी बनवाई थी और बाहर जिंदा रहने का सारा साजो सामान भी इकट्ठा कर रखा था। ये देखो, ये गाड़ी मैंने बनवाई है और वो सारे हथियार और सामान भी मैंने ही जुगाड़े हैं। मैं सच में बहुत काम आ सकता हूँ। देखो, मुझे और भी काम है, तुम्हें साथ ले जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हवेली में घुसे उन ज़ॉम्बीज़ को साफ करने में मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे पास हॉकी तकनीक लेने के लिए 30 पॉइंट्स तो हैं ही। तुम भी धीरे धीरे खुद को ताकतवर बना सकते हो। हालांकि इस बंदे का मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हॉकी की ट्रेनिंग हासिल कर लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम इसके पास इस तबाही में जिंदा बचने की एक पक्की उम्मीद तो आ ही जाएगी। मैं और जियाओ छिंग इस लड़के को लेकर उसकी हवेली के अंदर गए और उसके ज़ॉम्बी बन चुके परिवार वालों और पालतू कुत्ते को मार गिराया। अब अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करना, तुम भी इस तबाही की दुनिया में एक ताकतवर इंसान बन सकते हो। बॉस, मेरा नाम लिंग तियान है। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? अगर मुझे आपसे मिलना हो तो मैं आपको कहाँ ढूंढने आऊँ? मेरे पीछे कुछ ज्यादा ही हाथ धोकर पड़ा है, पर इसे बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर इस बंदे में सच में कोई खास टैलेंट हुआ तो आगे चलकर ये मेरे काम आ सकता है। मेरा नाम आओ हाउ है, मैं बियानचेंग का रहने वाला हूँ। अगर तुम पैदल चलकर बियानचेंग तक आ गए तो मैं तुम्हें अपनी टीम में रखने के बारे में सोच सकता हूँ। आओ हाउ, है ना? बस पैदल चलकर बियानचेंग ही तो जाना है। मैं ये जरूर करूँगा। सच कहूँ तो इन ज़ॉम्बीज़ को मारने का कोई फायदा नहीं है। भले ही तुम इनका सिर धड़ से अलग कर दो, फिर भी ये मरे हुए ज़ॉम्बीज़ दूसरे ज़ॉम्बीज़ का निवाला बन जाएंगे और इससे उनका इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। अगर ज़ॉम्बीज़ का पूरी तरह से नामोनिशान मिटाना है तो उन्हें जिंदा जलाना होगा, उनकी लाशों को पूरी तरह राख करना होगा। लेकिन जब इन ज़ॉम्बीज़ की लाशों को जलाया जाता है तो उनके शरीर में जमा नमी हवा में घुलने लगती है
जिससे हवा में ज़ॉम्बी वायरस का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे कमजोर शरीर वाले इंसान बड़ी आसानी से इसके शिकार हो सकते हैं। और तो और भारी गर्मी में यह ज़ॉम्बी वायरस और भी तेजी से फैलता है और कई गुना ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ी दुविधा है। इससे बचने का इकलौता तरीका हाकी की ट्रेनिंग लेना है। इस तकनीक में अपने शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाया जाता है। जब शरीर अपनी सबसे ताकतवर हद तक पहुंच जाता है तो फिर न ज़ॉम्बी वायरस का कोई डर रहता है और न ही ज़ॉम्बीज का। बाकी सारे तरीके बस थोड़ी देर का ही इलाज है। काश तुम्हारी इन्वेंट्री का स्पेस थोड़ा और बड़ा होता तो हम ये सारा डीजल अपने साथ ले जा सकते थे। अब हमारे पास ईंधन बहुत कम है तो हमारी तलाश करने की सीमा भी कम हो गई है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता? फायरस्टोन की ताकत को बढ़ाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। और हाँ, ये जंक फूड खाना थोड़ा कम कर दो। थकने पर ईश्वरीय दुकान से एक रसीला मांस ले लेना, इससे शरीर को बहुत अच्छी ताकत मिल जाती है। मुझे दक्षिण पश्चिम दिशा में किसी खजाने का एहसास हो रहा है। यह सुनकर मैं एकदम जोश में आ गया। खजाने की बात सुनते ही मैं खुशी से पागल हो उठा। अब मैंने गाड़ी से उतरकर उन ज़ॉम्बीज को मारना भी बंद कर दिया, बल्कि मैं उनसे बचता हुआ पूरी रफ्तार से उसी दिशा में निकल पा जो ओकिंग ने बताई थी। जब हम आखिरकार उस जगह के पास पहुँचे तो देखा कि मामला इतना सीधा नहीं था। यह एक फैक्ट्री थी और इसके बाहर लोहे की जालीदार बाड़ लगी हुई थी। ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे पर कई छोटी मशीनें और टूटी फूटी मेज कुर्सियां जमा कर दी गई थीं। उस रुकावट के पीछे कुछ लोग फैक्ट्री के औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने लंबे डंडे वाले कुछ चाकू बना लिए थे ताकि रुकावट तोड़ने की कोशिश करने वाले ज़ॉम्बीज को मार सकें। फैक्ट्री के अंदर भी बहुत से लोग इधर उधर घूम रहे थे और हर छोटी बड़ी कमी की जांच कर रहे थे ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस पाए। अगर कोई ज़ॉम्बी जाली पर चढ़ता हुआ दिखता तो फौरन कोई ना कोई भाले जैसा लंबा डंडा लेकर आ जाता, जिसके सिरे पर एक तेज धार वाला चाकू वेल्ड किया गया था और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता। यह जगह पूरी तरह से एक शुरुआती सुरक्षित बेस बन चुकी थी, जिससे साफ था कि यहाँ के लोग कोई मामूली इंसान नहीं हैं। तुम गाड़ी में ही मेरा इंतजार करो, बाहर ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा हैं। यह जगह तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए ठीक नहीं है। भैया, अपना ख्याल रखना। हम लगता है इस लड़के को अपनी जान प्यारी नहीं है। देखना अभी ये कैसे टुकड़ों में बांटता है। हाँ, बिल्कुल, ये तो पक्का 3 सेकंड भी जिंदा नहीं बच पाएगा। आस पास के सारे ज़ॉम्बीज मेरी तरफ खिंचे चले आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी अपना ड्रैगन रूप नहीं लिया, क्योंकि अब मैं कांस्य त्वचा के स्तर तक पहुंच चुका था। मेरा शरीर पहले से ही काफी ताकतवर था और पिछले 1 महीने की कड़ी मेहनत ने मेरे शरीर को फौलाद जैसा मजबूत बना दिया था। और मेरे पास एक खास हुनर था जिससे मैं सीधा अपनी प्रचंड शक्ति को जगा सकता था। साथ ही अपने आप ताकत बने और ट्रेनिंग की रफ्तार दोगुनी होने का मुझे दोहरा फायदा भी मिल रहा था। मेरी प्रचंड शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और दुनिया तबाह होने के दूसरे ही दिन मैं कांस्य त्वचा के स्तर पर पहुंच गया था। अब ये कांस्य त्वचा कोई सचमुच के तांबे जैसी चमड़ी नहीं थी। यह तांबे और लोहे की तरह शरीर को बाहर से अंदर तक मजबूत करने जैसा था। त्वचा हमारे शरीर की सबसे पहली ढाल होती है। जब त्वचा को मजबूत बना लिया जाता है तो शरीर पर लगने वाली चोटों का असर काफी हद तक कम हो जाता है और हमला करते वक्त जो झटका हमें लगता है वो भी कम हो जाता है। ये ट्रेनिंग के दौरान शरीर में आने वाला पहला बड़ा बदलाव था। इससे ताकत, बचाव, रफ्तार और घाव भरने की क्षमता सब कुछ बढ़ गया था। नीले ड्रैगन फल की वजह से भले ही मैं ड्रैगन न बनूं, तब भी इंसानी रूप में मेरे शरीर को एक अलग ही ताकत मिलती थी। इसी वजह से बिना अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किए मैं आसानी से ज़ॉम्बीज को मार सकता था और बिना शक्तियों के ज़ॉम्बीज को मारने से जो मुश्किलें आती थीं, उनसे मेरी प्रचंड शक्ति और भी तेजी से बढ़ती थी। मुझे पता है वो कौन सी गाड़ी है। वो डोंगफिंग मैंगशी है, एक तरह की प्राइवेट बख्तरबंद गाड़ी। हे भगवान, वो चाहता तो इस गाड़ी से आराम से इन ज़ॉम्बीज की भीड़ से निकल सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे हमारे दरवाजे पर रोका है। पक्का इसके मन में हमारे बेस को लेकर कोई चाल चल रही है। आखिर वो चाहता क्या है? क्या वो हमारा बेस छीनना चाहता है? क्या हमें लाओ झांग को बता देना चाहिए? बॉस, बाहर एक बहुत ही खतरनाक आदमी आया है। उसने अकेले ही 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार गिराया है और वो डोंगफिंग बख्तरबंद गाड़ी चलाता हुआ हमारे दरवाजे पर आकर रुका है। लड़कों को लग रहा है कि उसकी नजर हमारे बेस पर है। सच में वो बहुत खतरनाक है। वो ज़ॉम्बीज को ऐसे मार रहा है जैसे कोई बच्चों का खेल हो। उसे देखकर मेरे पसीने छूट रहे हैं। अगर इस आदमी के मन में हमारे बेस को लेकर कोई खोट हुआ तो क्या हम इसका सामना कर पाएंगे? काफी देर तक खून खराबा करने के बाद आखिरकार फैक्ट्री के उत्तरी दरवाजे के सामने के सारे ज़ॉम्बीज का मैंने सफाया कर ही दिया। अपने दर्द करते हाथों को झटकते हुए
मैं लंबे लंबे कदम बाता हुआ फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचा। मुझे अंदर जाकर कुछ लेना है। तुम क्या लेने वाले हो? ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हें डेविल फ्रूट चाहिए। लगता है यहाँ का डेविल फ्रूट किसी ऐसी जगह छिपा है जहाँ किसी की नजर न पड़े, वरना ये लोग उसे कब का खा चुके होते। मैं कुछ सब्जियाँ ले लेता हूँ। ये बात सुनते ही मेरा शक और भी पक्का हो गया। वो मेरे बेस पर ही कब्जा करने आया है और मुझे धोखा देकर दरवाजा खुलवाकर इसे हथियाना चाहता है। युद्ध नीति में इसे क्या कहते हैं? हाँ, रास्ता मांगने के बहाने कब्जा कर लेना। भले ही मैं एक मामूली मजदूर हूँ, लेकिन खाली समय में युद्ध की किताबें जरूर पढ़ता हूँ। तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। हमारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। जाकर कहीं और ढूंढ। हाँ, बिल्कुल सही। हमें उल्लू मत बना। और अगर मैं जबरदस्ती लेना चाहूँ तो? माना कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन बिना बात के मैं किसी पर हमला भी नहीं करता। उम्मीद है कि ये लोग समझदारी दिखाएंगे। साले, हम इतने सारे हैं, क्या हम तुझसे डर जाएंगे? हिम्मत है तो अंदर आ जा। देखते हैं कौन किससे डरता है। क्या तुझे लगा कि तू हमें डरा देगा? हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। जरा मैं भी तो देखूं तू क्या उखाड़ लेगा। ठीक उसी वक्त एक अनदेखी और खौफनाक ताकत चारों तरफ फैल गई। मजदूरों को ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत बड़े और खूंखार राजा के सामने खड़े हों। वो मारे डर के कांपने लगे। कुछ लोग तो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़े और जो सबसे ज्यादा डरपोक थे वो तो सीधे बेहोश ही हो गए। सिर्फ बूढ़ा झांग और उसके कुछ साथी, जिन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, वही मेरी आंखों में आंखें डाल पा रहे थे। ये पक्का कॉन्करस हाकी है। हाँ, कॉन्करस हाकी। बॉस, उसे अंदर आने दो। अगर वो हमारा लीडर बन भी जाए तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। हाँ बिल्कुल, ताकतवर ही राज करता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी हाकी रिलीज करने के बाद मेरा उनसे आगे बात करने का कोई इरादा नहीं था। ये बस वक्त की बर्बादी थी। मेरे हाथ में पकड़े बेसबॉल बैट पर एक काली चमक आ गई थी। मैंने जोर से एक वार किया और मजदूरों की इतनी मेहनत से बनाई गई रुकावट एक झटके में टूटकर बिखर गई। बूढ़े झांग ने अपना हथियार कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। वो सोच रहा होगा कि उसका सिर जॉम्बी से ज्यादा मजबूत है या नहीं। शियाओ चिंग, इधर आओ। मेरी आवाज सुनते ही आओ चिंग ने तुरंत चाबी निकाली। वो गाड़ी से कूदी और खुशी से उछलती कूदती मेरे पास दौड़कर आ गई। वो अपनी प्यारी सी नाक से सूंघते हुए मुझे गोदाम के पीछे की तरफ ले गई। तुम लोग कौन हो? ए छोटे कमीने, तूने क्या कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अभी तुझे दरवाजे पर लटका कर जॉम्बीज के आगे डाल दूंगी। ओहो, साथ में एक खूबसूरत सी बच्ची भी लेकर आया है। इसे किस क्लब से उठा लाया? हमारे कारखाने के लड़कों के साथ इसे बड़ा मजा आएगा। उसने जुयान को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाइयों, एक साथ हमला करो। हमारी औरत की बेइज्जती हुई है। इस कमीने को जिंदा मत छोड़ना। अगर कोई मुझे गाली दे तो शायद मैं कुछ न करूं, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार को कुछ कहेगा तो मैं उसकी जान लेकर ही मानूंगा। शियाओ चिंग, कई बार इंसानों का काला दिल इन खूंखार जॉम्बीज से भी ज्यादा भयानक होता है। अब तुम जॉम्बीज को तो बिना डरे मार सकती हो, लेकिन क्या तुम किसी इंसान को मार सकती हो? दुनिया के नियम अब खत्म हो चुके हैं। अगर कोई तुम्हें सताए या बेइज्जत करे तो उसे ऐसा सबक सिखाओ जो वो मरते दम तक याद रखे। अगर इस तबाह हुई दुनिया में जिंदा रहना है तो ये फालतू की दया दिखाना छोड़ दो। अगर कोई मुझसे पंगा नहीं लेता तो मैं भी उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया, चाहे वो कितनी भी दूर हो, मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। वो एक डेविल फ्रूट यूजर है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे हाथ जोता हूँ। हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। शियाओ चिंग, इन नियमों को भूल जाओ। हमें दुश्मनों को जद से उखा फेंकना होगा। जब दुश्मनी मोल ले ही ली है तो उनका नामो निशान ही मिटा देना चाहिए ताकि कोई खतरा न बचे। भैया, जिसने आपको बुरा भला कहा था वो तो मारा गया ना। ये लोग तो बेसूर हैं, इन्हें जाने दो ना। शियाओ चिंग, अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। यहाँ एक छोटी सी बात पर भी जंग छिड़ जाती है और हर जंग का अंत किसी न किसी की मौत से ही होता है। अपने पिछले जन्म में मुझे लगता था कि सिर्फ उन लोगों को मार देना ही काजी है जिनसे मेरी दुश्मनी है। मुझे लगता था कि मैं बहुत पत्थर दिल हूँ, लेकिन मेरी उसी दयालुता ने मेरी जान ले ली थी। इस जन्म में लोग भले ही मुझे शैतान कहें, लेकिन मैं अब किसी पर भी घारा सा भी तरस नहीं खाऊंगा। आओ चिंग को जिस जगह का एहसास हुआ था हम वहाँ पहुँचे। ये एक फैक्ट्री की कैंटीन का ऊट गोडाउन था। मैंने एक ही वार में उस दरवाजे को तोड़ डाला और फिर नीचे दबी हुई चिंग को ढूंढ निकाला। फलों की एक टोकरी में एक डेविल फ्रूट रखा था। ये किस तरह का फल था मुझे अभी भी नहीं पता था। हम जैसे ही फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुँचे, हमने देखा कि कोई हमारी गाड़ी लेकर भाग रहा है। भले ही आओ चिंग ने चाबी निकाल ली थी, लेकिन दुनिया में ऐसे चोरों की कमी थोड़े ही है जो बिना चाबी के ताला खोल लें। मैंने तुरंत एक नीले ड्रैगन का रूप लिया और आओ युए को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में उड़ गया। जल्द ही मुझे अपनी गाड़ी नजर आ गई।
नीले ड्रैगन ने तेजी से गोता लगाया और बस एक उड़दार टक्कर से गाय को पलट कर रख दिया। बॉस प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपके पैर पता हूँ प्लीज। गाय में वापस लौटने के बाद हमेशा शरारतें करने वाली आओ छिंग पूरे रास्ते एकदम चुप रही। आज मेरे इस खूंखार और बेरहम रूप ने उसे सच में डरा दिया था, जैसे कि मैं उसका भाई नहीं कोई और हूँ। भैया आप थोड़ी देर पहले बहुत डरावने लग रहे थे। शियाओ छिंग एक बात हमेशा याद रखना, अब दुनिया थम हो चुकी है। हमारे परिवार के अलावा हमें किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना है। भैया क्या आपका पुनर्जन्म हुआ है? अरे यार क्या मुझसे कोई चूक हो गई? ये लकी अचानक ऐसा क्यों बोल रही है? आपने पागलों की तरह ढेर सारा खाना जमा किया और माँ से भी कहा कि वो छुट्टी लेकर मुझे घर ले आए। आप इतने पक्के तौर पर कह रहे थे, आपको जरूर पहले से सब पता था। और जब से आप घर वापस आए हैं ना, मुझे आप बिल्कुल अजनबी जैसे लग रहे हैं, जैसे कि आप कोई और ही इंसान हो। मुझे लगता है कि ऐसा होने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपका पुनर्जन्म हुआ है या फिर किसी आत्मा ने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ये आयरी बात कहते कहते आओ छिंग की आवाज बिल्कुल धीमी हो गई। वो मेरी तरफ देखने से भी डर रही थी। उसे घबराहट थी कि कहीं उसका भाई सच में बदल तो नहीं गया है। आउच पागल भैया, मुझे पता था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भैया पिछले जन्म में आपकी मौत कैसे हुई थी? क्या मैं उस जन्म में बहुत ताकतवर थी? और अपने मम्मी पापा क्या वो सब ठीक थे? तुम सब मारे गए थे। जिस किसी ने भी तुम्हें चोट पहुंचाने की जरूरत की ना, मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। फैक्ट्री से निकलने के बाद हम पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में जब भी हमें ओम्बी का झुंड मिलता, हम गाड़ी से उतरकर उनका सजाया कर देते। अपनी हाकी को मजबूत करने के लिए मैंने नीले ड्रैगन की शक्तियों का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया। आओ छिंग की शक्तियाँ अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं थीं और उसकी हाकी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन अपने ट्रे माउस की तेज रफ्तार की बदौलत वो ओम्बी से काफी आसानी से लड़ पा रही थी। हम दोनों इसी तरह 3 दिन तक पश्चिम की ओर चलते रहे। इन 3 दिनों में हमें कोई दूसरा डेविल फ्रूट नहीं मिला। इस वजह से आओ छिंग का जोश थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था। उसे तो ये शक भी होने लगा था कि कहीं उसकी शक्तियों में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई है, लेकिन मैंने उसे समझाया यही तो सामान्य बात है। अपने पिछले जन्म में मैं दूसरे ईश्वरीय काल तक जिंदा रहा था, एक बेहद ताकतवर गुट के आंकड़ों के हिसाब से। तब 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग शक्तियों वाले लोग सामने आए थे। भैया हम उस तरफ चलते हैं। आओ छिंग ने चौराहे के पास एक छोटे से रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने हैरानी से नक्शे को देखा। वह रास्ता तो घने पहाड़ों के बीच जाता था। पिछले जन्म में भी बहुत से लोग भागकर घने पहाड़ों में छिप गए थे। हालांकि वो उन खूंखार म्यूटेंट्स से तो बच गए, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने का मौका खो दिया और आखिरकार बदकिस्मती से जंगलों में ही मारे गए। मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ बहुत बढ़िया मिलेगा। आओ छिंग को खुद भी पूरा यकीन नहीं था। आयर ये छठी इंद्री वाली बात बहुत ही अजीब होती है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैंने तुरंत गाड़ी पहाड़ों की तरफ मोड़ दी। रास्ते में कोई भी ज़ॉम्बी रास्ता नहीं रोक रहा था। गाड़ी पूरी रफ्तार से हवा से बातें करते हुए दौड़ रही थी। आओ छिंग ने अपने पैर डैशबोर्ड पर टिका रखे थे और मेज से पैर हिलाते हुए स्नैक्स खा रही थी और ईश्वरीय स्पेस में वीडियो और पोस्ट स्क्रॉल कर रही थी। हाँ, ये कितना मजेदार है। भैया मैंने अभी एक पोस्ट देखी, किसी को डेविल फ्रूट नहीं मिला तो वो रोना रो रहा है। अरे 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 ये कैसे मुंह बना रहे हो तुम? तुम्हें पता है ये शिकायत करने वाला इंसान कौन है? वो ओडा है। हे, हाँ, ओडा बुढ़ा तो पक्का गुस्से से उबल रहा होगा। हाँ, तुम्हें पता नहीं, ये पोस्ट अब ईश्वरीय स्पेस में पागलों की तरह वायरल हो रही है। कुछ लोग तो चाहते हैं कि ओडा उन्हें हाकी की तकनीक सिखाए, लेकिन ओडा ने कहा, अरे भाई मैं तो बस एक मामूली सा चित्रकार हूँ, मुझे खा की आती है। हाँ, जरा पिछले जन्म के बारे में सोचो। मुझे याद आ रहा है कि ओडा सच में कुछ खास नाम नहीं कमा पाया था। भले ही ईश्वरीय वरदान ने उसी की रची हुई दुनिया का इस्तेमाल किया हो, लेकिन अब उसका असली लेखक से कोई लेना देना नहीं था। आसमान को धीरे धीरे काला होते देख मैंने गाड़ी सड़क किनारे रोककर रात भर आराम करने का फैसला किया। जैसे ही हम पहाड़ के एक मोड़ से गुजरे, अचानक मुझे आगे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी का मतलब है कि वहाँ लोग हैं, लेकिन इस तबाही भरी दुनिया में दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं बेरहम हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि बेगुनाहों पर हमला कर दूं। इस कयामत के दौर में इंसानों की नीयत भांपना बहुत मुश्किल है। बिना सोचे समझे किसी के यहाँ रुकना बहुत खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा कि हम सावधानी से बाहर ही आराम करें। मैंने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। उस दूर की रोशनी के सहारे ही हमने यहीं रात बिताने का फैसला किया। आओ ये ने गाड़ी के पीछे से कैंपिंग का सामान निकाला और वहीं पर एक बड़ा सा टेंट लगा दिया। माना कि ये तबाह हो चुकी दुनिया बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरी खास देखभाल में
आओ चिंग को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो इसमें एक अलग ही मजा और रोमांच आ रहा था। भैया क्या हुआ? ये दहाड़ है। दहाड़? कैसी दहाड़? दहाड़ का मतलब है जॉम्बी की गुस्से भरी चीख। लेकिन भैया, आपने जॉम्बी को दहाड़ते हुए कब सुन लिया? जॉम्बी तो आवाज नहीं कर सकते ना। जॉम्बी का शरीर सड़ा हुआ होता है, उनके वोकल कॉर्ड्स भी गल चुके होते हैं, इसीलिए वो आवाज नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे जैसे जॉम्बी इवॉल्व होते हैं, उनका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगता है और उनमें शरीर के बुनियादी काम करने की ताकत वापस आ जाती है, जैसे कि बोलना। लेकिन आवाज निकालने के लिए उनका कम से कम एक स्टार जॉम्बी होना जरूरी है। एक स्टार? अभी जो म्यूटेंट जॉम्बी बने हैं वो तो बस बिना किसी लेवल वाले आम जॉम्बी हैं। उनकी ताकत बस थोड़ी सी ज्यादा होती है, हड्डियां थोड़ी सख्त होती हैं, लेकिन उन्हें मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक आम इंसान भी उन्हें आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन जब वो इंसानों का मांस खाते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और तब उनकी रफ्तार कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह लड़ना सीख जाते हैं और उसी वक्त वो एक स्टार जॉम्बी बन जाते हैं। इन्हें मीट जॉम्बी भी कहा जाता है। इन खूंखार मीट जॉम्बीज का सामना करने के लिए तुम्हारी ताकत कम से कम कॉपर स्किन लेवल तक होनी चाहिए। अब ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तुम वापस गाड़ी में जाओ। अगर बात सिर्फ सामने वाले की होती तो ठीक था, लेकिन अगर ये 2 स्टार वाला ज़ॉम्बी निकला तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरी ताकत अभी सिर्फ कॉपर स्किन लेवल तक ही है। इस तरह के खतरनाक ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए आयरन बोन लेवल का होना जरूरी है। लेकिन दुनिया तबाह हुए अभी मुश्किल से 5-6 दिन ही तो हुए हैं। ज़ॉम्बीज़ का इवोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। मैंने आओ छिंग को सुरक्षित आर्मर्ड गाड़ी में भेजा और खुद को ड्रैगन के रूप में बदल लिया। फिर अपना लोहे का डंडा उठाया और उस तरफ चल पड़ा जिधर से वो भयानक आवाज आ रही थी। पास पहुंचने पर मैंने देखा कि जिस जगह से रोशनी आ रही थी वो एक बहुत ही पुराना और खंडहर हो चुका मंदिर था। लेइज़ो मंदिर इन सुनसान जंगलों के बीच छिपा हुआ था और इसकी हालत भी काफी खस्ता थी। ये पक्का कोई दिखावे वाला या कमर्शियल मंदिर नहीं था। असली तपस्वी तो बस यही मिल सकते हैं। हाँ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राक्षस, हाँ, ये सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। इतना हट्टा कट्टा इंसान और अंदर से इतना डरपोक। मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा ही था कि तभी मुख्य हॉल की पुरानी दीवार एक जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जिसकी त्वचा बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और उसने तपस्वियों वाले कपड़े पहने हुए थे। वो पागलों की तरह एक इंसान पर झपटकर उसे नोच रहा था। जमीन पर पहले से ही कई बेगुनाहों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। वो नजारा सच में बहुत खौफनाक था। आवाज सुनकर उस बूढ़े तपस्वी ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। जैसे ही मेरी नजरें उसकी आंखों से मिली, मेरे दिल ने कहा, गड़बड़ है, ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, ये तो एक जियांगशी है। शिकार को खाते वक्त भी उस बूढ़े के हाथ पैर बिल्कुल सीधे और अकड़े हुए थे। उसके सूखे हुए हाथों में लंबे लंबे नुकीले नाखून थे और मुंह में 4 खतरनाक नुकीले दांत। ये सारे लक्षण एक जियांगशी के ही होते हैं। जब एक नॉर्मल ज़ॉम्बी अपने इवोल्यूशन के अगले लेवल पर पहुंचता है तो वो भारी मात्रा में वायरस का इस्तेमाल करके अपने शरीर को लोहे जैसा बना लेता है। इस वजह से सारा वायरस उसके शरीर में ही जमा हो जाता है बिना पचे हुए। यही जमा हुआ वायरस उनके शरीर को एकदम कड़क कर देता है, लेकिन साथ ही उन्हें तांबे और लोहे जैसी ढाल भी दे देता है। इन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। शुक्र है कि इनकी कमजोरी अभी भी इनका सिर ही होता है। अगर इनका सिर काट दिया जाए या कुचल दिया जाए तो ये मर जाते हैं। साला, इतनी सुनसान जगह पर इसे इवॉल्व होने के लिए इतना सारा वायरस आखिर मिला कहाँ से? उस बूढ़े ज़ॉम्बी ने आधा खाया हुआ शरीर जमीन पर फेंका और हवा में छलांग लगाते हुए सीधा मेरी तरफ झपटा। उसका शरीर भले ही अकड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ एक ही छलांग में वो मेरे बिल्कुल सामने आ पहुंचा। मैंने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपना बेसबॉल बैट आगे कर दिया। ज़ॉम्बी ने उस पर जोर से दांत गड़ा दिए और मेरे बैट पर उसके 4 दांतों के गहरे निशान छप गए। मैंने भी पलटवार करते हुए उसके मुंह पर अपने ड्रैगन की जोरदार गर्म भाप छोड़ दी, लेकिन इससे सिर्फ उसके बाल और कपड़े ही जले। उसकी चमड़ी थोड़ी सी काली जरूर पड़ी, पर उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। वो बूढ़ा ज़ॉम्बी गुस्से से दहाड़ा और अपने नुकीले नाखूनों से मुझ पर दोबारा हमला कर दिया। थंडर बागुआ। हालांकि मुझे हॉकी का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन बिजली से चमकता हुआ मेरा बेसबॉल बैट सच में किसी थंडर बागुआ वाले हमले से कम नहीं लग रहा था। एक जोरदार धमाके और फिर हड्डियों के टूटने की हल्की सी आवाज आई। मेरा स्पेशल ऑर्डर पर बना भारी और मोटा बेसबॉल बैट बीच में से ही टूटकर 2 टुकड़ों में बौंध गया। और इस इतने दमदार हमले का नतीजा क्या निकला? सिर्फ इतना कि उसकी खोपड़ी पर एक मामूली सी दरार ही आ पाई थी। वो ज़ॉम्बी एक बार फिर से जोर से गुर्राया और अपने बदबूदार नुकीले दांतों से मेरी गर्दन को नोचने के लिए आगे बढ़ा। भाई छिंग, जल्दी से जमीन के नीचे छिप जाओ। जब तक मैं इसे मार न दूं, तब तक बाहर मत आना।
मुझे लगा था कि ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी होगा, पर किसे पता था कि ये 2 स्टार लेवल का खतरनाक ज़ॉम्बी निकलेगा। इस तरह के ज़ॉम्बीज़ में बेतहाशा ताकत होती है। इनका शरीर तांबे और लोहे जितना सख्त होता है। इंसानों की बनाई हुई आर्मर्ड गाड़ियाँ भी अब इसका वॉर नहीं झेल सकती। आओ छिंग भी समझ गया था कि वो कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत एक खजांची चूहे में बदल गया और तेजी से जमीन के नीचे छिप गया। इस वक्त मेरी सांसें फूल रही थीं। लगातार 2 बार हॉट ब्रेथ और बिजली का जबरदस्त इस्तेमाल करने की वजह से मेरी बहुत सारी ऊर्जा छिन गई थी और अभी पड़े उस जोरदार वार ने तो मेरे शरीर के अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, जिससे मेरा खून खौलने लगा था। तभी उस ज़ॉम्बी तांत्रिक ने एक और छलांग लगाई और तेजी से मेरे करीब आ गया। उसकी 10 काली और सूखी उंगलियां किसी खूंखार पंजों की तरह सीधे मुझे चीरने के लिए आगे बढ़ी। मैंने जोर से एक दहाड़ लगाई और अपने ड्रैगन के पंजों से उस ज़ॉम्बी की कलाइयों को जकड़ लिया। हम दोनों के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश शुरू हो गई। हालांकि ये ज़ॉम्बी अब लेवल 2 का हो चुका था, जिसे हराने के लिए आमतौर पर एक फौलादी शरीर वाले योद्धा की जरूरत होती है, तभी कोई इसका मुकाबला कर सकता था। लेकिन नीले ड्रैगन की शक्ति से मजबूत हुए अपने इस शरीर के दम पर मैं उस ज़ॉम्बी को कड़ी टक्कर दे रहा था। हम दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। उस ज़ॉम्बी ने एक बार फिर अपना सिर आगे किया तो मैंने भी मन ही मन ठान लिया और अपना सिर नीचे झुकाकर अपने सिर के ड्रैगन सींगों को सीधे उस ज़ॉम्बी के माथे पर दे मारा। मेरे ड्रैगन के सींग बहुत नुकीले थे और वो सीधे उसकी आंख के गड्ढे में जा घुसे। ज़ॉम्बी दर्द से तड़पते हुए जोर से दहाड़ा। उसके सिर पर बहुत गहरी चोट आई थी। अगर कोई आम जीव इस हमले का शिकार होता तो यकीनन उसी वक्त मारा जाता, लेकिन ज़ॉम्बी को तो दर्द महसूस ही नहीं होता। उसने अपना सिर पीछे की तरफ झटका और अपने सिर को मेरे सींगों से बाहर खींच लिया। इसके तुरंत बाद उसने एक खौफनाक दहाड़ लगाई और उसके हाथ भी हल्के से मुड़ गए। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ज़ॉम्बी का शरीर इसलिए अकड़ा हुआ होता है क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस उसके शरीर में जमा हो जाता है और जब वो इस ज़ॉम्बी वायरस को पूरी तरह से सोखकर खुद में मिला लेता है तो उसका शरीर फिर से लचीला हो जाता है। अब इस ज़ॉम्बी के दोनों हाथों का हल्का सा मुड़ना इस बात का सबूत था कि वो ज़ॉम्बी वायरस को तेजी से सोख रहा है। मैं अब इस तरह से मुकाबला लंबा नहीं खींच सकता था। मैंने पूरी ताकत से एक दहाड़ लगाई और उस ज़ॉम्बी के हाथों को झटक कर दूर फेंक दिया और अपने नीले ड्रैगन वाले रूप में हवा में उड़ गया। मेरी ड्रैगन की पूंछ ने पलक झपकते ही उस ज़ॉम्बी पर जोरदार वार किया, जिससे वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। आसमान से कड़कती हुई बिजली गिरी, जिसने उसके शरीर को और भी बुरी तरह से झुलसा दिया। भले ही उस ज़ॉम्बी का शरीर फौलाद का बना था, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर अनगिनत घाव हो गए। तभी बादलों के बीच से नीले ड्रैगन ने नीचे की तरफ गोता लगाया और अपने पंजों से उस ज़ॉम्बी के हाथों को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। तेज तूफानी हवाओं की वजह से ज़ॉम्बी का संतुलन बिगड़ गया था और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। नीला ड्रैगन उसे सीधा आसमान में ले गया। मैंने एक भयानक दहाड़ लगाई और अपने पंजों की पूरी ताकत लगा दी। मैं उस ज़ॉम्बी को बीच से चीर कर 2 टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी अंदर की तरफ पूरा जोर लगा रहा था। मैं उसे चीर ही नहीं पाया। मेरा स्तर अभी भी बहुत कमजोर था। भले ही नीले ड्रैगन का रूप लेने के बाद मैं उस ज़ॉम्बी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसे जान से मारना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इसी पल भर की लड़ाई में मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मेरी पूरी ताकत खत्म हो रही है। अगर मुझे ड्रैगन के रूप में सिर्फ उड़ना होता तो मैं और ज्यादा देर तक टिक सकता था, लेकिन लड़ाई करते हुए मैं इस रूप में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। मैं एक बार फिर तेजी से बादलों की तरफ उड़ा और अपने पंजों में जकड़े उस ज़ॉम्बी को पूरी ताकत से नीचे जमीन की तरफ पटक दिया। एक बहुत बड़े धमाके की आवाज के साथ उस ज़ॉम्बी का शरीर सीधे उस मंदिर से जा टकराया। मंदिर के मुख्य हॉल में वो ज़ॉम्बी जोर से जमीन पर आ गिरा। इस टक्कर से उसका शरीर पूरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गिरा। मैं भी उसके पीछे पीछे जमीन पर आ गया और वापस अपने इंसानी रूप में बदल गया। मेरी सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। ये पहली बार था जब मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ नीले ड्रैगन के रूप में लड़ाई की थी। बेशक ये रूप बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरे अभी के स्तर के हिसाब से इसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कैदो इसलिए इतना ताकतवर था क्योंकि वो अकेले ही किसी भी पूरे देश को तबाह करने की ताकत रखता था। अज्यू ड्रैगन फ्रूट तो बस सोने पर सुहागा है और मैं पूरी तरह से इसी की ताकत के भरोसे लड़ रहा हूँ। जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारा भाई अब दावत उड़ाएगा। मेरी ताकत थोड़ी वापस आ गई है और वो ज़ॉम्बी बाबा भी फिर से उठ खड़ा हुआ है। मैंने फिर से अपना आधा इंसान और आधा जानवर वाला रूप ले लिया और अपने ड्रैगन के पंजों पर आर्मामेंट हाकी लपेटकर उस ज़ॉम्बी से भिड़ गया। आर्मामेंट हाकी और ड्रैगन के स्किल्स, इन दोनों की ढाल मुझे उस ज़ॉम्बी वायरस से पूरी तरह बचा सकती है, लेकिन अगर ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं थक कर मारा जाऊंगा। मुझे एक हथियार चाहिए। एक और जोरदार टक्कर के बाद मैं तेजी से पीछे हट गया, पर इस वक्त गॉड गिफ्ट स्पेस में जाकर हथियार निकालने का बिल्कुल भी समय नहीं था और एओ किंग के पास भी इतने पॉइंट्स नहीं थे।
मैं बस कोई तरकीब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर मूर्ति के टूटे हुए टुकड़ों के पास गिरी। एक लोहे की छड़ पर पड़ी। मुझे अचानक याद आया कि ये थंडर गॉड का मंदिर है और ये बांस जैसी दिखने वाली लोहे की छड़ उसी थंडर गॉड की मूर्ति के हाथ में मौजूद वो स्टील का कोड़ा है। मैं झपट कर वहाँ पहुँचा और उस भारी स्टील के कोड़े को जमीन से उठा लिया। मूर्ति काफी बड़ी थी, इसलिए ये कोड़ा भी बहुत मोटा और लंबा था। आमतौर पर ऐसे कोड़े 80 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन ये तो पूरा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबा था और कहीं ज्यादा मजबूत भी। हाथ में पकड़ने पर ये काफी भारी लग रहा था, पर मेरी अभी की ताकत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए ये एकदम सही था। मैंने जैसे ही उस कोड़े को उठाया, वो ज़ॉम्बी बाबा फिर से मुझ पर झपट पड़ा। उसका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था, पर उसके हमले में अभी भी वही तेजी थी। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक दी और सबसे खतरनाक बिजली पैदा की। बिजली और आर्मामेंट हाकी दोनों ही उस स्टील के कोड़े पर लिपट गए और मैंने उसे सीधा उस ज़ॉम्बी बाबा के सिर पर दे मारा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेरी हथेली के ड्रैगन स्केल्स तक चटक गए, लेकिन मेरी इस एक चोट से उस ज़ॉम्बी बाबा के सिर के चिथड़े उड़ गए। अपना ये आखिरी और सबसे जोरदार वार करने के बाद मेरा आधा इंसान और आधा जानवर वाला रूप खत्म हो गया और मेरे हाथों से वो भारी कोड़ा छूट गया। वो जमीन पर जा गिरा और मेरा पूरा शरीर दर्द और थकान से चूर हो गया था। जमीन के नीचे छिपे यो किंग ने जब लड़ाई की आवाज बंद होते सुनी, तो वो डरते डरते दूर से बाहर निकला। मुझे जमीन पर निढाल होकर हांफते देख वो दौड़कर मेरे पास आया और मुझे खाने के लिए रसीला मीट और पीने का पानी दिया। थोड़ा आराम करने के बाद हम दोनों उस टूटे फूटे मंदिर के अंदर गए और दरवाजे के पास देखा। वो गंजा आदमी जिसे हमने शुरू में देखा था, वो लड़ाई के झटके से ही मारा जा चुका था। मंदिर में चारों तरफ टूटी हुई मूर्तियां और बिखरा हुआ सामान पड़ा था और जमीन पर कुछ लाशें भी पड़ी थीं। मंदिर के पीछे वाला हिस्सा उस बाबा के रहने की जगह थी। जब मेन हॉल गिरा था तो बस यही जगह बची रह गई थी। अब ये जगह हमारे लिए महफूज है। आज हम यहीं आराम करेंगे। अपनी बख्तरबंद गाड़ी को दरवाजे पर लगा दो ताकि दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाए और कोई दूसरा इंसान या ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। मैंने एक स्टूल खींचा और बाहर आंगन में बैठ गया और सिर उठाकर रात के आसमान को देखने लगा। अचानक मेरे मन में कुछ हुआ और मेरा ध्यान गॉड गिफ्ट स्पेस के अंदर चला गया। तुमने सबसे पहले एक स्टार लेवल ज़ॉम्बी को मारा है, इसीलिए तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। और क्योंकि तुमने कयामत शुरू होने के 10 दिनों के अंदर ही एक स्टार लेवल ज़ॉम्बी को मारा है, तुम्हारे इनाम का लेवल और बढ़ा दिया गया है। और तो और तुमने सीधा एक 2 स्टार ज़ॉम्बी को मारा है, इसलिए तुम्हारे इनाम का लेवल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। कृपया इन 3 टाइटल में से कोई एक चुन लें। टाइटल? मेरी तो आंखें ही चमक उठीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहली बार अपना टैलेंट चुना था। ये टाइटल भी बहुत ही रेयर और मुश्किल से मिलने वाली चीज है। पिछले जन्म में मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मुझे कोई टाइटल नहीं मिला था। टाइटल 1 ज़ॉम्बी किलर। ये ज़ॉम्बीज को दिए जाने वाले डैमेज को हमेशा के लिए दुगना कर देगा। टाइटल 2 बाउंटी हंटर। ज़ॉम्बीज को मारने पर मिलने वाले पॉइंट्स हमेशा के लिए दोगुने हो जाएंगे। तीसरी उपाधि डिवाइन मेंबर। डिवाइन स्पेस के एक सम्मानित सदस्य बनने पर आपको किसी भी चीज को 90% की भारी छूट पर खरीदने का एक मौका मिलेगा। और तो और डिवाइन स्पेस में चीजें खरीदते समय आपको हमेशा 20% की छूट भी मिलेगी। ये तीनों उपाधियां वाकई बहुत लुभावनी है। अगर तेजी से मारने और ज्यादा पॉइंट्स कमाने की तुलना की जाए तो तेजी से मारना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर मैं ज़ॉम्बीज का तेजी से सफाया करूंगा तो जाहिर है कमाई भी ज्यादा होगी और साथ ही ज्यादा ताकतवर ज़ॉम्बीज से भिड़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन सच कहूँ तो ये दोनों ही चीजें तीसरी उपाधि यानी डिवाइन मेंबर के आगे कुछ भी नहीं है। एक बार 90% की छूट और जिंदगी भर के लिए 20% का डिस्काउंट। इसके अलावा 2 बेहद खास चीजें हैं, एक इनविजिबल ब्लैक ब्लड लाइन फैक्टर और दूसरी वो जादुई दवा जो डेविल फ्रूट के साइड इफेक्ट्स को खत्म कर सकती है। इन दोनों की ही कीमत 10 करोड़ पॉइंट्स है, लेकिन छूट के बाद मैं इन्हें सिर्फ 1 करोड़ पॉइंट्स में खरीद सकता हूँ और बाकी सारी चीजों पर भी तो 20% की छूट है। मैं चाहूँ तो इस पावर का इस्तेमाल करके एक बिचौलिया बन सकता हूँ और ढेर सारे पॉइंट्स छाप सकता हूँ। इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने बिना किसी झिझक के तीसरी उपाधि डिवाइन मेंबर को चुन लिया। उसके बाद मैंने अपना सिस्टम पैनल चेक किया। नाम आओ हाउ, टैलेंट हाकी जीनियस, उपाधि डिवाइन मेंबर, डेविल फ्रूट, बर्ड फ्रूट, एजियो ड्रैगन मॉडल, शारीरिक स्तर कॉपर स्किन और हथियार लेइजू। मेरे पास कुल 9655 पॉइंट्स हैं। रुको, मैंने अचानक देखा कि हथियारों वाले सेक्शन में लेइजू का चाबुक दिखा रहा है। मैंने अपने बगल में रखे उस बांस के आकार वाले लोहे के चाबुक को देखा। ये वही चीज है जिसे लेइजू के मंदिर में देवता की मूर्ति के हाथों में रखा गया था। लेकिन यार, ये तो बस एक आम सी चीज थी। इसे सिस्टम का हथियार कैसे मान लिया गया?
और इसके नाम के आगे नकली भी लिखा हुआ है। मेरा वो पुराना बेसबॉल बैट जिससे मैंने इतने सारे जॉम्बीज को मौत के घाट उतारा था, उसे तो सिस्टम ने कभी हथियार नहीं माना। मैंने उस चाबुक को अपने पैरों पर रखा और बड़े गौर से देखने लगा कि आखिर इस चीज में ऐसा क्या खास है। लोहे की इस चाबुक पर पूरी तरह जंग लगा हुआ था। देखकर ही लग रहा था कि ये सदियों पुराना है। शायद एक वक्त था जब हजारों लोग इसकी पूजा करते थे। इसमें कुल 18 जोड़ बने हुए हैं और हर एक जोड़ पर ताओ धर्म के कुछ अजीब से मंत्र लिखे हैं जो मेरी तो बिल्कुल समझ के बाहर हैं। मैं काफी देर तक इसे घूरता रहा, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी चमत्कारिक नहीं दिखा। हालांकि उस जॉम्बी बने बूढ़े तांत्रिक का सिर फोड़ने में इसका इस्तेमाल करने में मजा बहुत आया था। एकदम परफेक्ट ग्रिप थी इसकी। खैर, मेरे पॉइंट्स भी अब 10,000 के करीब हो गए हैं। क्या मुझे शियाओ चिंग वाले उस फल की पहचान करवा लेनी चाहिए? मैंने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए सोचा। डेविल फ्रूट को पहचानने की फीस 1000 पॉइंट्स है। मेरे लिए इतने पॉइंट्स खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी कोई जल्दी भी नहीं है। वैसे भी अभी मुझे उस फल की कोई जरूरत नहीं है। वापस जाने के बाद ही इसके बारे में सोचूंगा। अपना चुनाव करने के बाद मैंने एक बार फिर से डिवाइन स्पेस में कदम रखा। मैं सीधा कम्युनिकेशन चैनल में गया और अपने परिवार वाले ग्रुप में मैसेज करके मम्मी पापा को बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर मैंने उनसे घर का हाल चाल पूछा। तब मुझे पता चला कि हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले चेन परिवार के बाप बेटे को भनक लग गई थी कि हमारे घर में राशन रखा है। उस वक्त घर पर सिर्फ मेरी माँ और लियू मेंगछान थी। मेरे पिता और मेंग कुई नीचे जॉम्बीज से लड़ रहे थे और उन दोनों ने इसी बात का फायदा उठाया। मेरी माँ इतनी भली है कि वो अपनी मर्जी से उन्हें कुछ राशन देने वाली थी, लेकिन उन दोनों बाप बेटे की नीयत ही खराब थी। हमारे घर में इतना सारा सामान देखकर लालच के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर से लियू मेंगछान की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत और बिगड़ गई। उन दोनों ने सीधे सीधे मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की। वो हमारा राशन लूटना चाहते थे और मेंगछान पर हाथ डालना चाहते थे। भगवान का शुक्र है कि मेंगछान पहले से ही सतर्क थी। जैसे ही उन दोनों ने हमला किया, उसने पलटवार करते हुए उन दोनों को वहीं ढेर कर दिया। इस सब से मेरी माँ तो बुरी तरह डर गई थी। हालांकि उन्होंने भी कुछ जॉम्बीज को मारा था, लेकिन किसी इंसान का कत्ल होते हुए उन्होंने पहली बार देखा था। अरे हाँ, मुझे याद है उस बुढ़े चेन की एक बीवी और बेटी भी तो थी ना। वो दोनों कहाँ हैं? बॉस, उन दोनों को मैंने मार दिया है। जब मेंग कुई को पता चला कि परिवार पर हमला हुआ है, तो वो बुरी तरह घबरा गया था। आखिर उसने मुझसे वादा जो किया था कि वो बॉस के माता पिता पर एक खरोंच तक नहीं आने देगा। गुस्से में आकर उसने तुरंत ऊपर वाले चेन परिवार का दरवाजा तोड़ दिया। लिन कुई की इस फुर्ती और बेरहमी ने मुझे हैरान कर दिया। वह मुझसे काफी अलग है। उसने कभी कयामत का मंजर नहीं देखा था, फिर भी वो इतना बेखौफ और पक्का कैसे हो सकता है? मैंने उसे शुक्रिया कहने के बजाय उसकी तारीफ की। मुझे पता है कि इस कयामत की दुनिया में एक लीडर को कैसे पेश आना चाहिए। बॉस, मैंने सब अच्छे से चेक कर लिया है। इस पूरी बिल्डिंग में हमारे घर के अलावा अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। मैं सोच रहा हूँ कि कल कुछ सामान लाकर सीढ़ियों का रास्ता पूरी तरह बंद कर दूं, ताकि बचाव का कुछ इंतजाम हो सके। ठीक है, बस तुम अपना ध्यान रखना। मैंने लिन कुई की बात से सहमति जताई। इसके बाद मैंने उन दोनों से उनके परिवार के बारे में पूछा। लिन कुई की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद बेहोशी की हालत में वो उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन जब अचानक तबाही मची तो एक ज़ॉम्बी ने सीधा हमला करके लिन कुई के पिता को मार डाला। लिन कुई घबराकर वहाँ से भाग निकला। वो अपनी गाड़ी लेकर बस किसी तरह शहर से बाहर भागना चाहता था। इसी वजह से वो अब मेरे प्रति पूरी तरह वफादार है। मूल शहर आने के बाद अब उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं था। लेकिन लियू मेंगशियान की कहानी उससे बिल्कुल अलग है। वो एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी और अपनी स्कॉलरशिप के दम पर उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वो बहुत ही चालाक लड़की है। उसे अपनी खूबियों का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है। वो मर्दों से पैसे ऐंठना खूब जानती थी, पर साथ ही उन्हें खुद से दूर रखना भी उसे आता था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हमारी मदद करो। तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है और लड़की वालों की शर्त है कि लड़के के पास अपना घर होना ही चाहिए। तुमने ये जो नया घर खरीदा है ना, इसे चुपचाप अपने भाई के नाम पर कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। अरे ओ बेशरम लड़की, इतनी कम उम्र में तू अपना घर कैसे खरीद सकती है? जरूर तूने कोई गलत काम करके ये घर लिया होगा। तू कल की छोकरी, लगता है अब तेरे पर निकल आए हैं, है ना? मैंने तुझे खिलाया पिलाया, कॉलेज की पढ़ाई करवाई, और तू मुझे इसका ये सिला दे रही है। चलो यहाँ से। और फिर जब वो लोग जबरदस्ती उस घर को अपने नाम करवाने ले जा रहे थे, तभी कयामत टूट पड़ी। वो उस अफरा तफरी में वहाँ से भाग निकली। उसे अब बिल्कुल नहीं पता कि उसके माता पिता और भाई का क्या हुआ। वैसे भी अब उसे उनके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। वो जिए या मरे, मुझे अब कोई परवाह नहीं। अब से मैं सिर्फ अपने मास्टर की हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसकी ये बातें सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। ये कयामत की दुनिया बहुत बेरहम है। अगर ये दोनों मुझसे ना टकराए होते तो अब तक शायद रास्ते में ही कहीं मारे जा चुके होते। इस कयामत के दौर में यूं घर में दुबक कर बैठे रहना शहर के बाहर भागने के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित है। खैर, इसके बाद मैंने उन्हें अपने इस सफर में देखी सुनी सारी बातें बताई। मैंने उन्हें एक बात तफसील से बताई और उन्हें आगाह किया कि वो उन म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ से बचकर रहें जो अब और भी खतरनाक हो चुके हैं। कॉल खत्म करने के बाद मैंने आओए से भी थोड़ी देर बात की। फिर मैंने अपने गॉड गिवन स्पेस में चेक किया कि कम्युनिकेशन चैनल पर कोई नई खबर आई है या नहीं, और फिर मैं गहरी नींद में सो गया। उधर दाओवादी मंदिर के बाहर एक छोटी सी परछाई चुपके से उभरी। मास्टर,